तो ये तो हमारी एक शनाख्त है। तो आप तो पाकिस्तान की शनाख्त, या कि मैं मज़हब का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करूँगा, लेकिन आप पाकिस्तान की शनाख्त को ही बदल देंगे अगर ये स्ट्रक्चर आ गया तो। फिर ना कायद-ए-आज़म रहेंगे, ना अल्लामा इक़बाल रहेंगे, तो बड़ा मसला हो जाएगा सर जी। सलाम दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग बहुत खैरियत से होंगे। तो आज मेरे साथ मौजूद हैं जनाब हाशिर इरशाद। आप हमेशा वैसे इनकार करते हैं कि आप माहिर तालीम नहीं हैं, हालांकि पूरी ज़िंदगी आपकी इसी में गुजरी है। देखिए, वो कुछ दिन पहले ना वो मैं सुन रहा था, वो एक कॉमेडियन का ही था। खैर, वो हमें तो पहले से पता था कि उसने कहा कि सारी उम्र जो है इल्ज़ाम हम पे लगता रहा कि जैक ऑफ ऑल एंड जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ ट्रेड्स नॉन हैं है। आप, मास्टर ऑफ नन। सो कहते हैं, लेकिन तोहमत ने जो है जब पूरी पढ़ी कहावत तो पता लगा कि तोहमत ने तो वो यू टर्न ले लिया है अच्छा। कि जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन इज स्टिल बेटर देन द मास्टर ऑफ वन। तो 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 बस मैं भी ये कहता हूँ कि किसी एक जगह क्यों टिके रहना है, हर जगह थोड़ा बहुत जो है कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। मास्टर ऑफ वन बन गए तो फिर लोग उसी के अंदर रगड़े जाएंगे आपको। उसी के अंदर रगड़े जाएंगे बाकी। वैसे हाँ। अब बाज़ाब्ता गुफ्तगू शुरू करने से पहले ये एक सवाल था मेरे जहन में कि वाकई आप का जो सोचने का अंदाज है, जो आपके सियासी नज़रियात हैं, उसके अलावा उसके बाद आप पाकिस्तान में कैसे सरवाइव किया आपने? सरवाइव तो मुझे नहीं पता कैसे किया। मेरे बच्चों मेरी बीवी का ख्याल है कि बस कोई, अब ये अल्लाह की कुदरत ही है। अगर किसी को यकीन करना हो अल्लाह पे तो इस बात की से यकीन कर सकता है कि मैं अभी तक बचा हूँ यहाँ पर। तो लेकिन मेरा ख्याल है मैं निकल नहीं पाया। मेरी अपनी काहिली है थोड़ा सा। मैं कोई एक, अब उम्र ज्यादा हो गई, को थोड़ा सा एक निस्बतन आरामदेह तर्ज जिंदगी का आदी हो गया। अभी कुछ अर्सा पहले एक दोस्त से मैंने बात की तो उन्होंने कहा, भाई तुम इस उम्र में, सोच रहा था जाने का, अभी भी शायद सोच रहा हूँ, रोज ही सोचता हूँ, रोज की अच्छा। एक खबर सुनता हूँ उसके बाद सोचना शुरू कर देता हूँ कि चला जाऊँ। तो उन्होंने कहा, यार हम तो उधर से वापस आ रहे हैं, क्योंकि अब जो हमारी उम्र होगी थोड़ी देर से तो हमें दो लोग सहारा देके चलाया करेंगे। तो वहां पे तो दो लोग तुम्हें मिलेंगे नहीं, वो मिलेंगे तो बहुत महंगे मिलेंगे। हाँ, तो सही सस्ते बात है। लोग अगर चाहिए तो पाकिस्तानी रहो, यहाँ लेके लगवाने के। तो उसके बाद फिर मैं थोड़ा सा डामाडोल हो गया। हाँ, तो अगर वैसे आप ये कुछ सस्ते ये लोग दुरुस्त मेरे है। लिए बंदोबस्त कर सकते हैं चला के, तो मैं कोशिश करता हूँ आने की। सर जी, मैं तो अपने लिए ढूंढ रहा हूँ सस्ते लोग। मैं तो बल्कि कल ही कह रहा था, कल ही अपने भाई से, वो इंग्लैंड में रहता है जहाँ पे नेशनलाइज्ड मेडिसिन है। तो मैंने कहा कि भाई, मुझे अगर कोई बीमारी हुई, कोई जानलेवा किस्म की आखिरी, तो मैं इंग्लैंड ही मूव हो जाऊंगा, क्योंकि यहाँ तो हाँ आप अमेरिका में तो बहुत ही महंगा है जी जी, जो हमारे है। एक दोस्त हैं, वो डेंटिस्ट हैं, वो भी गए तो उन्होंने थोड़ा देर से पहले मुझे जो बताया, तो मैंने कहा ठीक है आप उधर ही रहे। बल्कि आपने अपना इलाज कराना हो तो भी आप इधर ही आ जाए वापस। हाँ, कई कई लोग जाते हैं। यानी हाँ इंडिया जो है वो मेडिकल टूरिज्म में बहुत तेजी से ऊपर आ रहा है, जी। क्योंकि यहाँ पे इलाज इस कदर महंगा है कि जो थोड़े से भी जिनके पास पैसे होते हैं वो कहीं और जाते हैं। यानी टर्की हाँ प्लास्टिक सर्जरी में, इंडिया का हार्ट सर्जरी में, ऑर्थोपेडिक सर्जरी में बहुत ज्यादा है, बहुत लोग जाते हैं। मेडिकल टूरिज्म कहते हैं आप इसे, तो इस्तेलाह भी बन गई है। और टर्की में मेरा ख्याल है वो बाल लगवाने जाते हैं, तो वो बाल इत्तेफाक से उसकी लगवाने जरूरत और जरूरत नहीं बा पड़ी। हाँ। जी जी, वो अल्लाह का शुक्र है जी, आपके तो माशाल्लाह बहुत ही घने बाल हैं। लेकिन नहीं आप नहीं, तो आपकी कल, भी ठीक है, आपकी फर्स्ट क्लास है। हाँ, फिर अभी तक मसला ही अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ। मैं अपनी बेगम से ही कहता हूँ कि मैंने कहा, देखो भाई, अगर अभी तक गंजे नहीं हुए ना, तो खुदा का शुक्र अदा करो, क्योंकि चंदा मामा बहुत जल्दी निकलते हैं सब पे। बस वो ये जेनेटिक मसले हैं ना। हाँ जी, वैसे मेरे बाल जेनेटिक है। सफेद बहुत जल्दी हो गए थे, और अच्छा। लेकिन हाँ, तो नहीं ये सर, उम्र से पहले सफेद हो गए थे, बस वो सफेद ही रहने दिए फिर हमने। बालों का होना जरूरी है, सफेद में कोई बात नहीं। जरूरी है, जरूरी है। मैं सफेद बालों का वैसे ही रोप पड़ जाता लोगों को, मैंने कहा, हाँ अच्छा जी। उम्र ज्यादा है इसकी, कुछ आता जाता होगा इसे। हमारे यहाँ सफेद जी। बालों की इज्जत हो जाती है बिला वजह। सही बात है, सही बात है। चलें सर, शुरू करते हैं। जनाब जी। तो तालीम पे आपकी कहना चाहिए खुसूसियत है, लेकिन तालीम से पहले मुझे ये बताइएगा कि ये इल्म हम किसको कहते हैं? यानी इल्म क्या होता है? पानी का फार्मूला हमने जान लिया तो वो इल्म है। मुझे मालूम हो गया कि सूरज के गिर्द जमीन चक्कर लगाती है, जमीन सूरज के गिर्द नहीं घूमता, ये इल्म है। मुझे ये पता चल गया कि खुदा कितने हैं और किस कस्म के हैं, तो ये इल्म है। तो इल्म कौन सी चिड़िया का नाम है? अच्छा, ये बात कुछ अर्सा पहले एक इसी तरह का एक पॉडकास्ट तो नहीं था, एक टेलीविजन के ऊपर एक गुफ्तगू थी, तो वहां उन्होंने इल्म और अक्ल और वही के बीच में जो है वो गुफ्तगू कर रहे थे, तो वहां पे ओहो। वही और इल्म का फर्क जानना चाह रहे थे। तो मैंने बड़ी मुश्किल से समझाने और बताने की कोशिश की कि उसमें कैसे एक बात हो सकती है। तो वो लोगों को खास पसंद नहीं आई, उन्होंने कहा आपने सवाल जो है वो डॉज किया। तो अच्छा। आज मैं कोशिश करता हूँ कि सवाल जो है वो डॉज ना किया जाए। मैं आपको ये बता सकता हूँ कि इल्म की मेरे नज़दीक जो है वो तारीफ क्या होगी, विच इज़ टू एन एक्सटेंट अ बुकिश डेफिनेशन, बट आई ट्रस्ट दैट डेफिनेशन।
इल्म बुनियादी तौर पर एक ऐसी चीज़ है, पहली तो चीज़ ये कि हमें इल्म और मालूमात के बीच में जो है फ़र्क जो है वो बहुत वाज़ेह हमारा होना चाहिए। हमारे पास इंफॉर्मेशन हो सकती है, लेकिन उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करके अगर हम किसी ऐसी पोजीशन में पहुंच जाएं जहां हम उसे डिसीजन मेकिंग के लिए इस्तेमाल कर सकें, तो ये इसको आप इल्म कह सकते हैं। इसमें आपका तजुर्बा आ जाएगा, ऑफ कोर्स आप सारी ज़िंदगी सीखते हैं, आपका मुशाहिदा आ जाएगा, जो चीज़ें आप देख सकते हैं। बात चीज़ें वो जो आप अपनी हिस्सियात, ज़ाहिर है हिस्सियात के थ्रू ही देखते हैं, या साइंटिफिक आलात की सूरत में, या ऐसे शवाहिद जो काबिल तस्दीक हों या वेरीफाइबल हों। वो शवाहिद नहीं जो मेरा ज़ाती तजर्बा है कि मैंने 3 जिन देखे थे, तो वो नहीं। काबिल तस्दीक शवाहिद आपके हों, मुशाहिदा आपका हो, आपका तजर्बा हो, इसकी बुनियाद पे आप अगर कोई यकीन कायम कर लेते हैं, ऐसा यकीन जो नजर सानी के लिए हमेशा खुला रहे, यानी इसका मतलब ये है कि भाई साइंसी तरीक़ेकार की बुनियादी खूबी पे वो कायम हो, और वो ये कि ये जो इल्म है आपका, आप उसे कभी भी, जिसके पास भी वो इल्म है, वो उसे हतमी नहीं समझता। वो ये समझता है कि ये अपनी इस्लाह कर सकता है, ये वक्त के साथ साथ तब्दील हो सकता है, या पॉपर के अल्फाज में ये फॉल्सिफाइबल हो सकता है। कोई बात इल्म उस वक्त होती है जब उसे गलत साबित करने का इम्कान हो। तो जिन चीज़ों को गलत साबित करने का इम्कान ना हो, उन्हें इल्म कहना ज़रा मुश्किल हो जाता है। और रसल ने जो है यही कहा था कि जो यकीनी इल्म है वो वही है जो कि हमें साइंसी ज़राए से हासिल होता है। अच्छा, इसका ये मतलब नहीं कि सिर्फ साइंस की मैं बात कर रहा हूँ, मैं साइंसी तरीक़ेकार या साइंसी ज़राए की बात कर रहा हूँ। उस तरह का साइंस की हदूद से आगे जो है, जिसे हमारे यहाँ लोग मेटाफिजिकल कहते हैं, तो उसको आप अकीदा के ज़रूर कह सकते हैं, लेकिन उसे आप इल्म नहीं कह सकते। तो मेरे नज़दीक तो इल्म वो चीज़ है जो फॉल्सिफाइबल हो, पहली चीज़। और दूसरी ये कि उसके पीछे आपके पास काबिल तस्दीक किस्म के कोई शवाहिद, तजर्बात, मुशाहिदे या मुतालिया जो है वो शामिल हो। ठीक हो गया। तो इसका मतलब ये है कि शायर मशरिक़ अल्लामा इक़बाल ने जो मजहबी तजर्बे को इल्म की कैटेगरी में डाला है, आप उससे इख्तलाफ करते हैं कि मजहबी तजर्बा इल्म नहीं हो सकता? मैं उसे तारीख समझ सकता हूँ, और मैं उसे फ़लसफ़े का एक बहुत अहम जुज़ समझ सकता हूँ, क्योंकि जो इंसानी तारीख, अगर आप जाएं इंसानी तारीख की तरफ और इंसानों की क्या उसे कहना चाहिए, इंटेलेक्चुअल एवोल्यूशन को अगर आप देखें, तो उसके अंदर मजहब का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। उस रोल बिल्कुल से हम बिल्कुल इनकार नहीं कर सकते। बिल्कुल। तो मैं उसे तारीख के तौर पे ज़रूर पढ़ूंगा, और मैं यकीनन उससे कुछ ना कुछ सीखूंगा भी। लेकिन अगर आप मुझे कहें कि वो एप्लीकेबल होगा कहीं, तो वो मेरे लिए ज़रा उसको मुश्किल होगा मुश्किल हो वो जाएगा। बात मानना। तो मतलब मैं उसे मालूमात की जेल में ज़रूर डालूंगा, मैं उसे इल्म की जेल में नहीं डालूंगा। यानी अगर मैंने 3 जिन देखे हैं तो वो मेरे लिए इल्म शायद हो भी या मालूमात हो, लेकिन वो किसी और के लिए कोई दलील नहीं बन सकता। जी, वो काबिल तस्दीक नहीं है ना। मसला ये है कि हाँ, वो जिन जो है वो सेगन वाला वही है ना, जो इनविजिबल ड्रैगन है, कि इस आप जब जाते हैं तो वो नजर नहीं आता, और जब जी आप कहते हैं कि यार मैं इस तरह इसे दिखा सकता हूँ, तो कहते हैं नहीं, इस तरह भी नजर नहीं आएगा। हाँ, क्योंकि तो मसला ये है कि वो अगर आप किसी तरह उसे साबित नहीं कर सकते, तो आसान तरीका ये है कि आप कह दें कि नहीं है। हाँ, इसमें नहीं क्या है। और इतना बड़ा क्या मसला है? या आप कह दें कि है भाई, तुम्हें साबित करना, लेकिन मुझे तुम्हें साबित करना जरूरी नहीं है, तो भी ठीक है, उसमें भी कोई मसला नहीं। ऑडियंस के लिए मैं ये बता दूं कि ये जो कार्ल सेगन की मशहूर ज़माना मिसाल है, इस पे आशिर साहब ने अपनी किताब में बहुत ही ज़बरदस्त मजमून लिखा है। तो अगर वो मजमून आप पढ़ लें तो फिर जो है वो कई दावे आपको जो है वो ज़मींबोस हो जाएंगे आपके। तो आशिर साहब, अब आपने खुद ही अक्ल और वही की बात कह दी, तो मैं भी जसारत करूंगा कि ये जो इंसान की 5000 साल तारीख में हमारे पास 300 से ऊपर मजहबी कुतुब मौजूद हैं, वो किसी भी मजहब की हों, हिंदुज़म की हों, जैनिज़म की हों, इस्लाम की हों, क्रिश्चियनिटी की हों, उनके अंदर जब हम उसे पढ़ते हैं तो क्या हम इल्म हासिल करते हैं, मालूमात लेते हैं, या फिर हम अकीदा सीखते हैं? मैंने वही आपको रसल की बात की ना, कि ये ऐसी जो भी चीज़ जो साइंसी तरीक़ेकार पे आप प्रूव नहीं कर सकते, वो बुनियादी तौर पर अकीदा ही कहलाएगी। तो जिन अच्छा। आप मजहबी सहाइफ की बात कर रहे हैं, उनमें आपका तारीख़ी हवाला हो सकता है, उनमें इखलाकी हवाले हो सकते हैं, उसमें अच्छा तारीख़ी हवाले भी, अब जाहिर है उसके ऊपर आप और मैं डिबेट कर सकते हैं कि वो तारीख़ किस हद तक तारीख़ है और जी। किस हद तक वो मिथोलॉजी है। लेकिन बहरहाल हम उसे मान लेते हैं किसी हद तक, चले उसमें तारीख़ का कहीं ना कहीं कोई अंसर मौजूद है, क्योंकि बहुत से सहाइफ में बहुत सी ऐसी बातें हैं जो मुश्तरक हैं, और जो हो सकता है कि उस वक्त के कुछ वाक़यात से मुतासिर होकर उनके अंदर आ गई हों। हम जी। वाज़े तौर पर तो शायद नहीं कह सकते, लेकिन बहरहाल अदबी लिहाज से इम्पोर्टेंट है। बहुत से जो सहाइफ हैं वो, उनकी एक अदबी हैसियत भी अपनी जगह है। आपको पता है कि हमारे यहाँ तो ये बात बहुत वसूख से कही जाती है कि ये किताब जो है, ये अदबी लिहाज से एक बहुत शाहकार किताब है।
तो ये भी एक हवाला हो सकता है। इखलाकियात भी उसके अंदर मौजूद हो सकती है, जिसको मैं हमेशा ही कहता हूँ कि मजहब जो है वो अपने वक्त की जो इखलाकियात है उसे कोडिफाई जरूर करता है, ये बिल्कुल। काम वो करता है, लेकिन वो इखलाकियात पैदा नहीं करता। तो इखलाकियात जो मौजूद है उसमें वो थोड़ी बहुत चेंज करेगा, ऊपर नीचे करेगा, उसको कोडिफाई करके प्रेजेंट कर देगा। कोडिफाई होने का मतलब ये है कि वो गैर मुतबद्दिल जिसे हम कहते हैं कि अब उसमें हम्म। तब्दीली नहीं आ सकती, और वो इखलाकियात हमेशा के लिए जामिद हो गई वहां पे। जबकि हमें पता है कि इखलाकियात जो है या इखलाकी इर्तिका से असूल गुजरती या है। जवाबित हैं वो इवॉल्व जी। करते हैं, वो इर्तिका से जी। गुजरते हैं। अच्छा, जो चीज मसला करती है ना वो ये है कि तमाम जो सहाइफ हैं वो कायनात के बारे में और फितरत के बारे में कुछ दावे करते हैं। हम्म। अच्छा, ये दावे जो है ना, अनफॉर्चुनेटली ये दावे जो है ये काबिल आजमाइश नहीं है। मिसाल के तौर पे आज के दौर में हम ये करते हैं कि जी जो अब फलां वक्त में जो अब से 1300 साल पहले या 2000 साल पहले फलां लफ्ज लिखा गया था उसका मतलब ब्लैक होल है। हम्म। अब कहने को अब आप ब्लैक होल कह दें उसे, लेकिन जाहिर है ना उस वक्त ब्लैक होल की कोई साइंस मौजूद थी ना, लोगों को कॉस्मोलॉजी का कोई इल्म था, ना कोई ऐसी चीज थी। अब खींच तान के अगर आप किसी चीज को किसी खास वक्त में उस वक्त के साइंसी हवालों पे साबित करने जाएं, अच्छा तो मसला ये बनता है कि साइंस जो है वो तो इस बात पे इसरार नहीं करती कि अगर वो कोई दावा आज कर रही है तो वो दावा हमेशा के लिए ठीक है। मुसीबत ये है बिल्कुल। कि वो बाज दावे जो हैं वो 50 साल बाद, 60 साल बाद, 100 साल बाद बदल जाते हैं। फिर आपके वो जो आपने पहले बड़ा जोर लगा के साबित किया होता है उसको आपको दोबारा खींच के साबित करना पड़ता है कि नहीं, 100 साल पहले जो डॉक्टर साहब फलां जो वो बात कर रहे थे, तो अब वो उन्हें उस वक्त समझ नहीं आई थी, मैं अब आपको बताता मैं हूँ कि इस आपको वक्त जो है वो क्या था। तो ये साइंसी मानों में ना जो आप जो सहाइफ से आप सीखते हैं वो इल्म नहीं है, उसे मैं अकीदा कह सकता हूँ। अकीदा है और वो। उसका बुनियादी मकसद जो है वो ये है कि आपका ईमान जो है वो मजबूत हो जाए। लेकिन उससे आप जो नेचुरल फिनोमिनाज हैं या मज़ाहिर फितरत है उनकी कोई गैर जानिबदाराना ना कोई तारीफ कर सकते हैं, ना उनकी कोई तोज़ी कर सकते हैं, ना उनके बारे में कोई काबिल आजमाइश दावे जो है प्रेजेंट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे कल मैं एक साहब को सुन रहा था, उन्होंने पता है आपको, उन्होंने दूसरे साहब से सवाल किया, अच्छा मजे की बात है उन्हें भी पता था जवाब इसका। उन्होंने कहा अच्छा। आपको पता है ब्लैक होल से कोई चीज नहीं गुजर सकती, लेकिन एक चीज गुजर सकती है, पता है क्या? उन्होंने फौरन तुरंत जवाब दिया, उन्होंने कहा जी रूह गुजर सकती है। उन्होंने कहा बिल्कुल, ब्लैक होल से रूह गुजर सकती है। अब आप मुझे बताइए, मैं और आप अगले 10 साल लगे रहे, हम इस दावे का रद्द कैसे लाएंगे? नहीं, अनफॉल्सिफाइबल है। ये अनफॉल्सिफाइबल है क्योंकि तो जी वो जो आइंस्टाइन रोजेनथैल ब्रिज है वो डेटा ट्रांसफर नहीं हो सकता जी उसमें से, तो हाँ वो जो बिल्कुल। है। तो उन्होंने कहा जी रूह गुजर सकती है, क्योंकि देखिए साइंसदानों ने कहा बाकी कोई चीज नहीं गुजर सकती, तो एक चीज ऐसी है जिसका साइंसदानों को पता नहीं है, तो वो गुजर सकती है ब्लैक होल से। अब ब्लैक होल से अगर आप रूह गुजारना चाहें तो आप गुजार लीजिए, मतलब मुझे तो कोई मसला नहीं है, मुझे उसमें कोई एतराज भी नहीं है। देखिए वो ही उसकी सेगन की बात मुझे फिर याद आ गई, और उसी किताब से याद आ गई वो डेमिक के, उसने कहा था कि जो आपके एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्लेम्स होते हैं उसके लिए आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एविडेंस चाहिए एविडेंस होती है। चाहिए होती है जी। लेकिन मुसीबत ये है कि दुनिया में जितने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्लेम्स हैं उसके लिए कोई एविडेंस मौजूद नहीं कोई है, एविडेंस और नहीं है। आप कहते हैं कि इसके आप यकीन लाइए, क्योंकि ये जो मजहबी हलकों में लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है कि ये खबर है, और खबर पे आपको यकीन लाना है, क्योंकि खबर जिस शख्स ने दी है उस पर आपको यकीन होना चाहिए। अब ये बात जो है ये हम साइंसी हवाले से तो इसके ऊपर कुछ हम मेरा नहीं ख्याल कोई वो तय कर सकते हैं। तो जी इन लब्बे लबाब ये हुआ कि मजहबी किताबें हमें अखलाकियात सिखाती हैं, लेकिन वो जामिद अखलाकियात होती हैं अपने ज़माने की, उसको फिर बाद में खैर इंटरप्रिटेशन आपको करनी पड़ जाती है। उसमें कॉस्मोलॉजी को लेके, कायनात को लेके इल्म मौजूद नहीं होता, खबरें मौजूद होती हैं जो भी अपने जी ज़माने के काबिल तरीन इंसानों की तरफ से आई हैं। ठीक है, इस पे कुछ सवाल है लेकिन वो आगे चल के करेंगे। चलिए जी, इल्म डिफाइन हो गया कि हम इल्म किसे कहते हैं, तो अब अगला सवाल ये होता है कि फिर तालीम क्या चीज़ है। मतलब जब हम कहते हैं कि तालीम, तो उससे हम जब इल्म सिखाना चाहते हैं तो तालीम का मतलब तो ये होता है कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट है। आप बच्चों को पढ़ाते जी हैं तो उसका मतलब ये जी होता है कि आप उनकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट करना चाहते हैं। तो यहाँ पे मेरा जी आपसे सवाल ये है कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी कई तरह की हो सकती है। मतलब मैं अपने बच्चे को मदरसे में भेज के कॉग्निटिव डेवलपमेंट करा सकता हूँ, कॉन्वेंट में भेज के जी बिल्कुल। कॉग्निटिव डेवलपमेंट करा सकता हूँ, होम स्कूलिंग करके करा सकता हूँ। तो वो कौन सी तालीम है जो आपके ख्याल में किसी भी बच्चे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए होनी चाहिए या मौजूद होनी चाहिए माशरे में? अच्छा, ये बहुत कॉम्प्रिहेंसिव और बहुत लंबा सवाल है। मैं बिल्कुल। एक्चुअली आजकल एक किताब लिख रहा हूँ सिर्फ इस सवाल के जवाब में, आप समझ लीजिए। ओए होए, तो जबरदस्त। जो कि सर जो कब कि तक अल्लाह आएगी? जाने जो कि अल्लाह जाने कब मुकम्मल होगी। तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया ना मैं बहुत काहिल आदमी हूँ। तो तो बाज़-औक़ात में कई कई दिन कुछ नहीं लिखता, बाज़-औक़ात बस दिल करता है। लेकिन ये एक मौजूद है जिसमें मैं लिखना चाह रहा था। मसला सिर्फ ये है कि मैं खुश किताब नहीं लिखना चाह रहा जिसको लोग ना वो लाइब्रेरियों में गर्द आलूद रैक्स के हाँ। अंदर पड़ी रहे।
बल्कि कोई उसे पढ़ ले, तो अब उसको वो रोग पढ़ने के गांठने के लिए काबिल होती हैं वो कैसे बनाना किताबें। है ना। जी जी, जी वो रोग गांठने के लिए होती हैं वो किताबें, जी मुश्किल बिल्कुल। मुश्किल तो किताबें। हाँ, अब प्लेटो तो के मैं सारे उससे, अपने लिख लिए। जी वो जिस तरह वो एलॉन मस्क ने भी कुछ ऐसा पहले कहा था ना कि पीएचडी थीसिस अमेरिका में जितने प्रोड्यूस हुए हैं वो 80% जो हैं वो सिर्फ लाइब्रेरियों में गर्द खाने के लिए होते हैं, और वो ठीक कह रहा था बेसिकली। ठीक कह रहा हमारे यहाँ तो मेरा ख्याल है 100% ही वैसे होते हैं। था तो अनफॉर्चुनेटली। जी, और वो बहुत मजे मजे के होते हैं, मतलब इकबाल के माँ बाल तबैयाती दुनिया पे असरात जैसे थीसिस होते हैं, तो उसका अब क्या बंदा करे। अच्छा खैर, आपने तालीम में आप इसका देखें, मैं कोई आपको जवाब देने की कोशिश करता हूँ जो कोई बात बन जाए, क्योंकि देखिए अभी हमने थोड़ी देर पहले ना मालूमात और इंफॉर्मेशन इल्म। एंड नॉलेज के दरमियान जो है हमने डिफ्रेंसिएशन जो है उसके ऊपर बात की। हमारे यहाँ जो मुसीबत ये है कि तालीम जो है वो इंफॉर्मेशन गैदरिंग का नाम हो गया है। तालीम नॉलेज गैदरिंग का नाम या नॉलेज डिसेमिनेशन का नाम होना चाहिए। तालीम के बाद आपके अंदर क्या होना चाहिए? तालीम में आप ये ना हो कि हमारे यहाँ, मैं अक्सर ये लफ्ज़ इस्तेमाल करता हूँ कि पाकिस्तान जैसे मुल्क में, क्योंकि हम अपने कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं और इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट में भी, अमेरिका की में भी तालीम के ऊपर या तालीमी निज़ाम के ऊपर अब बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं जो वहाँ पे भी तालीम दी जा रही है। तो ये नहीं कि कोई अमेरिकन, उसको मैं कोई इस वक्त आइडियल तालीमी निज़ाम के तौर पर प्रेजेंट कर रहा हूँ। मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि तालीम जो है दुनिया भर में, जो ऑर्गेनाइज्ड एजुकेशन है, एक हमारे उस्ताद हमारे, खैर वो रूहानी उस्ताद जो थे ना, जिस तरह वो ताहिरुल कादरी साहब ने आलम रोया में तालीम हासिल की थी, तो हम तो जी बहर जी टेट बिल्कुल। टॉक, हम टेट टॉक वगैरह देख के केन रॉबिन्सन जैसे लोगों को सुनते थे। तो उनका, उन्होंने कहा था जो ऑर्गेनाइज्ड एजुकेशन है, इट इज मेंट टू किल क्रिएटिविटी, इट इज नॉट मेंट टू प्रमोट और सपोर्ट और इन्वोक क्रिएटिविटी। तो हमारे यहाँ जो ऑर्गेनाइज एजुकेशन है वो लोगों को एक सांचे में ढालने के लिए होती है, और ये बदतरीन जिन मुल्कों में होती है वो हमारे जैसे मुल्क हैं जहाँ पे आप टेक्नीशियंस पैदा करते हैं। तो लोग क्या करते हैं, मालूमात आप इकट्ठी करते हैं, दिमाग के ऊपर से उसका, वो उसको घुमाते हैं, स्क्रू ढीले करते हैं उसके उसके अंदर वो डाल के, और फिर दोबारा बंद कर देते हैं, और वो वापस जाके कहीं उनको दोबारा उलट देता है। तो बेसिकली हमारे यहाँ तालीम इस चीज़ का नाम है, इसे मालूमात हिफ्स करने का नाम कहते हैं। हमारे यहाँ आपको पता है हिफ्स का लफ्ज़ खरवन ने इस्तेमाल कर लिया, अब इसको किसी और उसमें मत ले जाइएगा। नहीं नहीं लेकिन ये बिल्कुल नहीं, हिफ्स का मतलब ये है कि बस आपने रट्टा लगाना है और रट्टा चीज़ें लगाइए जी। याद कर लेनी है, और वो चीज़ें आपने किसी और स्टेज पे जब आप उस्ताद बन जाएंगे तो आपने अगले बंदे को उसी तरह वो निकाल के प्रेजेंट कर देनी है। तो जो कंप्यूटर की दुनिया में हम यूज़ करते हैं ना एक लफ्ज़ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, तो दिमाग बेसिकली एक सीपीयू के तौर पे काम करना चाहिए, दिमाग स्टोरेज स्पेस के तौर पे काम नहीं करना चाहिए। हम दिमाग को रैंडम एक्सेस मेमोरी के तौर पे यूज करते हैं, हम उसे सीपीयू के तौर पे यूज नहीं करते। चीजें डली हुई हैं, निकाल के कभी हम फेंक देते हैं, प्रेजेंट कर देते हैं, देखिए फलां ने ये कहा था, फलां वक्त ये बात हुई थी, फलां किताब में ये लिखा है, लेकिन हम उसके अंदर जो चीज मिसिंग है ना वो है कि प्रोसेसिंग नहीं कर पाते। तो मेरे नजदीक तालीम एक ऐसे प्रोसेस का नाम है जिसमें आप लोगों में तनकीदी सोच या क्रिटिकल थिंकिंग को पैदा कर सके, आप सवाल उठाने की सलाहियत को मजीद प्रमोट कर सकें, मजीद उसे इन्हांस कर सकें, और आप लोगों को इस बात पे कायल कर सकें या लोगों को इस बात के काबिल बना सकें कि वो आज़ादाना इस्तदलाल जो है वो पैदा कर सकते हैं, वो दलील दे सकते हैं, और वो दलील के अंदर कॉन्फर्मेशन बायस जो है, अगरचे आप उसे एलिमिनेट नहीं कर सकते लेकिन वो कम से कम होगा। तो इवेंचुअली क्या है, आपने फर्द को जिसको आप तालीम दे रहे हैं वो एक इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकर होना चाहिए, खुद मुख्तार फैसला साज, ना कि ये कि वो जो हमारे एक लॉजिकल फैलेसीज में हम यूज करते हैं ना, अपील टू अथॉरिटी। तो हमारे यहाँ जो तालीम से लोग निकलते हैं ना वो अपील टू अथॉरिटी के मारे हुए होते हैं। मैं उसे कहता हूँ मुख्तदरा की दुआई। उन्हें आपने कुछ अथॉरिटीज के जिद के ताबे कर दिया है कि चूंकि ये बात फलां शख्स ने कह दी है और चूंकि ये बात फलां किताब में लिख दी गई है तो इसको चैलेंज नहीं किया जा सकता। तालीम का मसला तो ये कि आप जिंदगी भर सीखते रहें, आप सीख रहे हैं, मैं सीख रहा हूँ, मरते दम तक हम सीख रहे हैं, और उस सीखने के साथ साथ जो है हम सिर्फ उसको एक मालूमात को इकट्ठा नहीं कर रहे बल्कि उनको प्रोसेस कर रहे हैं, और प्रोसेस करके बॉडी ऑफ नॉलेज में कोई इजाफा कर पा रहे हैं। अगर तो हम ये कर रहे हैं तो फिर बड़ी अच्छी बात है, और अगर हम ये नहीं कर पा रहे तो फिर बड़ा मसला है। मिसाल के तौर पे फिनलैंड का निज़ाम है इस वक्त जो एलिमेंट्री एजुकेशन का, बल्कि ये इस वक्त दुनिया में इस वक्त वो सबसे बैनुल-अक़वामी अच्छा निज़ाम रैंकिंग्स है में जी। सर फहरिस्त समझा जाता है। उसमें आपने देखा कि इम्तहानी दबाव जो है, उन्होंने जो एग्जाम्स का प्रेशर जो हमारे यहाँ सबसे बड़ा प्रेशर होता है, उन्होंने ऑलमोस्ट एलिमिनेट कर दिया है, और उन्होंने क्रिटिकल थिंकिंग जो है उसको ज्यादा से ज्यादा जो है वो आगे लेकर आए हैं। एक आलमी बैंक की रिपोर्ट आई थी 2023 की लर्निंग पॉवर्टी के ऊपर। लर्निंग लर्निंग पॉवर्टी। पॉवर्टी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। लर्निंग पॉवर्टी में पाकिस्तान जो था उसकी परसेंटेज थी 75%।
यानी इसका मतलब हमारा लर्निंग ए ग्रेड पॉवर्टी का आया मतलब उसमें। है हमारा हमारा ए ग्रेड हमारा ए आया उसमें। ग्रेड ए ग्रेड है। और मैं तो आईबी हूँ, 80% पे आता था ए ग्रेड, ओह 86% पे आता था, सॉरी नहीं ओए 87 पे, देखिए मुझे भूल गया। तो मेरे 85 के ऊपर बी है, ओह तो अच्छा। मैं बता सकता हूँ, ठीक है। तो ये 75 पे आता था बी, तो आईबीए के हिसाब से बी आया है, वैसे बी है, वैसे ए इंटरनेशनली जो है, है ए है। ए ग्रेड आ तो गया। जी। लर्निंग पॉवर्टी 75% का मतलब ये है कि आपके जो बच्चे हैं, जिनके ऊपर वो एलिमेंट्री, उसके ऊपर प्राइमरी सतह के ऊपर वो था, वो सादा इबारत जो है वो पढ़ लेते हैं लेकिन उसे समझ नहीं पाते। अच्छा, अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, क्योंकि अगर आप देखें हमारे यहाँ मैट्रिक के इम्तहान होते हैं, बच्चे टॉप करते हैं, हम्म। आते हैं, कभी आप उनसे इंटरव्यू करें ना, तो जैसे ही कोई इंटरव्यू के अंदर उनसे आप कोई ऐसा सवाल करें ना जो प्रोसेसिंग के ऊपर मबनी हो, तो वो फौरन उनकी जो सारी बात करने की सलाहियत है ना, वो अचानक धड़ाम से नीचे गिर जाती है। बिकॉज वो चीज़ों को प्रोसेस नहीं किया होता उन्होंने, चीज़ें रटी होती हैं। तो वो याद चीज़ें, किया वही हुआ। रटी हुई चीज़ें जो हैं, वो अगर वो दोहरानी हो तो बहुत अच्छी दोहरा देंगे, लेकिन उसको प्रोसेस नहीं कर सकते और चीज़ों को चैलेंज नहीं कर सकते। चूंकि आप चीज़ों को चैलेंज नहीं कर सकते और चैलेंज करने से आपको बाज रखा जाता है, तो इसका मतलब है आप तब्दीली नहीं ला सकते। यही वजह है कि आपके हजारों साल, हर साल लाखों, हजारों बल्कि लाखों ग्रेजुएट्स पैदा होते हैं, लेकिन जो दुनिया के मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज हैं, मिसाल के तौर पर आपका जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स है, उसमें हमारा हिस्सा सिफर है, इन्हीं बिल्कुल। वजूहात की बिना पे सिफर है। तो अगर आप इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के अंदर कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे, अगर आप बॉडी ऑफ नॉलेज के अंदर कोई जेन्युइन इजाफा नहीं कर रहे, अगर आप कोई नया नजरिया नहीं ला रहे, पुराने नजरियात को जमीन बोस नहीं कर रहे, नई थ्योरीज पेश नहीं कर रहे, बल्कि जुगाली कर रहे हैं एक चीज की, तो फिर आप मालूमात की जुगाली कर रहे हैं, आप इल्म जो है उसको प्रमोट नहीं कर पा रहे। तो जो तालीम है ना, वो अपनी जगह एक बहुत कॉम्प्लेक्स सिनेरियो है, और दुनिया भर में, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, दुनिया भर में अभी हम वहां नहीं पहुंच पाए जहां तालीम जो है वो बुनियादी तौर पे एक क्रिटिकल थिंकर या एक इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकर जो है वो पैदा कर सके। तो हाशिर साहब, आपकी बातें तो बड़ी कहना चाहिए ख़तरनाक किस्म की हैं, क्योंकि उससे तो पूरा हमारा, अगर हम इस तालीम को प्रमोट करेंगे तो हमारा पूरा सोशल स्ट्रक्चर, जो अगर मैं एक लफ्ज़ में कहूँ तो फर्मा बरदारी पे खड़ा हुआ है। उस्ताद की जी फर्मा बरदारी, वालिदैन की फर्मा बरदारी, बड़े भाई की फर्मा बरदारी, ताया चचा दादा दादी सबकी फर्मा बरदारी। तो जी। अगर हम तालीम को एज अ क्रिटिकल थिंकिंग प्रमोट करेंगे, तो तब तो ये हम्म। सोशल स्ट्रक्चर भी हमें बदलना पड़ेगा। तो इस सोशल स्ट्रक्चर ने क्या आपको दिया है ऐसा, जो अगर आप बदल देंगे तो उसका आपको बहुत नुकसान हो जाएगा? मैं जरा पहले मुझे ये समझाइए ना। नहीं, मैं ये कह इस रहा हूँ कि मुल्क ये। से जी हर जी। साल 8 लाख लोग भाग जाते हैं। हाँ अगर जी। वीजे खुल जाएं कल सबके लिए तो सब भाग जाएंगे, तो पूरा पाकिस्तान भाग जाएगा जी। पूरा पाकिस्तान भाग जाएगा। तो ये सोशल बिल्कुल। स्ट्रक्चर में क्या ऐसा, ऐसी यूनिक चीज है? वो एक साहब, वो हमारे एक दोस्त हैं डॉक्टर है, तो वो उन्होंने कहा जी कि बच्चा, नस्ल आगे बढ़नी है, ये वो कोई बात हुई सी, को बच्चे नहीं पैदा हो रहे थे, तो बहुत सारी एक्सपेरिमेंटेशन कर रहे थे। तो उन्होंने कहा यार, आप कौन सी कोई डायनासोर की ऐसी नस्ल है कि अगर आपका अगला बच्चा पैदा नहीं होगा तो आप दुनिया से नापैद हो जाएंगे? नहीं होगा तो नहीं होगा, क्या फर्क पड़ता है? तो ये दोस्तों की यही खराबी होती है कि वो जो है ना, आपको वहां ले जाके मारते हैं जहाँ पे पानी भी नहीं मिलता। तो भाई, इधर ये कौन सा कोई ऐसा सोशल स्ट्रक्चर ऐसा है जिसने दुनिया को बदल के रख दिया है, कायनात की तस्खीर कर ली है कि अगर ये गिर जाएगा तो कुछ हो जाएगा? गिरने दे। नहीं सर, ये तो हमारी हमारी शनाख्त है ना। मैं आपको पर्सपेक्टिव एक बताता हूँ कि जब मैं इंग्लैंड में जॉब करता था ट्रेनिंग में एज अ डॉक्टर, तो वहाँ जी। पे कई हॉस्पिटल थे बर्मिंघम में, ब्रैडफोर्ड में, जहाँ पे लोग, पाकिस्तानी डॉक्टर्स और इंडियन डॉक्टर्स भी, वो पूरी जो होता है ना जुस्सा तारिक जमील वाला, तबलीगी जमात वाला, के सर पे इमामा है और शलवार ऊंची है और जो है वो वेस्ट कोट पहनी हुई है, उसमें स्टेथोस्कोप लगा हुआ है और दाढ़ी माशाल्लाह जी है, जी। वो उसके साथ वो मेडिकल राउंड्स करते थे, गोरे मरीज देखते थे, गोरे लवाहिकीन से बातें करते थे, सब करते थे। तो ये तो हमारी एक एक शनाख्त है। तो आप तो पाकिस्तान की शनाख्त, या कि मैं मजहब का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करूंगा, लेकिन आप पाकिस्तान की शनाख्त को ही बदल देंगे अगर ये स्ट्रक्चर आ गया तो। फिर नहीं नहीं, फिर अल्लाह ना माफ करे। कायद आज़म रहेंगे, ना अल्लामा इकबाल रहेंगे। तो बड़ा मसला हो जाएगा सर जी। आपको पता है अल्लामा इकबाल की वो जो तस्वीर है ना, जिसका आपने शुरू में वो देख रहे थे, ये वाली जी तस्वीर हाँ, जो ये आपने वाली। मेरे पे भी आपने उस पर चोट की थी कि आपने भी लगाई हुई है। तो उस दिन अल्लामा इकबाल को असल में जुकाम था, और वो बेचारे बड़े ये हकीकत है, मैं बिल्कुल अच्छा। हकीकत है। और अच्छा, वो बड़े मुझे। थके आ रहे किसी दोस्त के पास पहुंचे थे, तो दवाई खा के ना वो तकरीबन कुर्सी पे ही सो गए ऐसे।
तो उन्होंने तस्वीर खींच ली। तो वो अच्छा, हमने आज तक लगाई हुई है कि जुकाम की हालत में अल्लामा इकबाल जो है वो नजरिया सोच पाकिस्तान रहे। गालिबन सोच रहे थे। तो ये भी उन पे अपीयरेंसेस जो तोहमत है है वैसे। जी, नहीं नहीं, ये जो दूसरी बात है ये हकीकत है, ये एक्चुअली रिपोर्ट हुई है, मतलब मैं आप अरे देख लीजिए, कहीं ना कहीं वो बहुत कम इसके ऊपर बात नहीं नहीं, करते हैं। मैं कह रहा हूँ नजरिया पाकिस्तान उन्होंने दिया था, जी, वो नजरिया तोहमत है। पाकिस्तान तो वो तो इकबाल पे तोहमत है ना, इकबाल बेचारे ने हाँ, तो खुद कहा था कि आई कंसिडर इट अ कार्डिनल सिन, अगर मैं ये कि बरसगीर की डिवाइड हो तफसील की जाए। बात करूं, ये जी जी इकबाल जी, के अल्फाज थे। तो उस बेचारे को हमने जो है नजरिया पाकिस्तान का खालिक बना के पेश खालिक कर बना दिया। दिया। अच्छा शायर था, अच्छा दानिश्वर था, बहुत अच्छी अच्छी तो, लेकिन आपने उसे उसके ऊपर गलत आपने लेबल लगा दिए मेरे जी हिसाब से। बिल्कुल। अगर वो लेबल आप ना लगाते तो शायद इकबाल की शख्सियत के बहुत से और पहलू हमें एक्सप्लोर करने का मौका मिल जाता। हम्म, बिकॉल बहरहाल इकबाल को मैं बहुत से और पाकिस्तानी दानिशवरों की तरह इकबाल को मैं मुस्तरद नहीं करता, हम्म, क्योंकि इकबाल ने मेरी सोच की तामीर में भी बड़ा किरदार अदा किया, और इकबाल को मैं बड़ा कमाल का आदमी समझता हूँ बहुत से हवालों से। और जाती और निजी हवाले मैटर नहीं करते, मैं उन पर कभी जी किसी को बिल्कुल। भड़कना नहीं चाहता। जो बात आपने की ना, अच्छा, अब खैर वो आप तो खैर कोई तफन्नुन तबाह में थोड़ी सी बात कर रहे हैं उसमें, लेकिन एक्चुअली वो जो है ना, जो अपीयरेंसेस हैं वो एक्चुअली मैटर नहीं करती, और बाज़ औक़ात आपके जो पर्सनल बिलीफ्स हैं वो भी मैटर नहीं करते। मिसाल के तौर पे डॉक्टर अब्दुल सलाम जो हैं, उनका ख्याल ये था कि उन्हें जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी का ख्याल कुरान जो है मजीद से वो मिला, हाँ जी। कुरान मजीद से आया। हालांकि वो तीन उन्होंने लोगों कहा ने बनाया था। जी, वो 3 लोगों ने बनाया, और उससे पहले का था, उन्होंने बेसिकली उसको एक तरह से पॉलिश किया था। जी तो अब तो यहाँ हमारे जो इंडिया का जो मैथमेटिशियन था, उसने जो क्या नाम था, रामानुजन, जो उसने कहा था रामानंद। कि देवी जो है मेरे आके देवी मुझे मैथमेटिक्स फॉर्मूले बताती है करो। मुझे। तो उसकी वजह से देखिए ना, ये अगर उनका पर्सनल ख्याल था, इसकी वजह से वीक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के ऊपर या उसके मैथमेटिकल फॉर्मूलों के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता। आप पर्सनल बिलीफ बिल्कुल रख सकते हैं। न्यूटन जो था वो डिवाउट क्रिश्चियन था एक, बिल्कुल, बहुत ज्यादा गैलीलियो जी। भी क्रिश्चियन था, गैलीलियो कोई हम्म, वो नहीं था। तो बहुत सरसा ये लोग, ये नहीं कि आपको मजहब के खिलाफ जाके कुछ करना है। सवाल सिर्फ ये है कि आपके पर्सनल बिलीफ्स जो हैं, जिससे बाज़ औक़ात आपका छुटकारा हासिल करना मुमकिन नहीं होता। जैसे हेमिंगवे ने कहा था ना कि एवरी थिंकिंग मैन इज एन एथियस्ट। या तो वो तो उसने भी लेबल लगा दिया एक तरह से। तो मैं बिल्कुल। नहीं कहता कि एवरी एवरी थिंकिंग मैन कुड बी एनीथिंग, ठीक है। या तो अब चूंकि वुसअत बहुत आ गई है और इंफॉर्मेशन तक एक्सेस बहुत हो गई है, और डॉगमास शायद उस तरह नहीं रहे सोसाइटीज के अंदर, तो शायद अब बहुत ज्यादा एक बहुत बड़ी तादाद जो है वो इलाहाद की तरफ या दहरियापन की तरफ जो है वो शिफ्ट होती जा रही है स्केप्टिसिज्म मगरबी में जी। सोसाइटीज के अंदर, हमारी सोसाइटीज के अंदर। विच इज अगेन ओके, मुझे आज तक समझ नहीं आती कि अगर वो शिफ्ट हो रहा है तो किसी को परेशानी क्यों, मतलब किसी के मुसलमान होने से, किसी क्रिश्चियन होने से, किसी के धैर्य होने क्या से फर्क पड़ता है। आपको मुझे क्या फर्क पड़ता है, मतलब। तो लेकिन वो हमारे यहाँ जो है वो अल्लाह माफ करे, मतलब वो अब रद्द अलहाद फोरम्स बन रहे हैं, रद्द अलहाद कोर्सेज हो रहे हैं, 30-30 कोर्सेज दिन के, होते हैं। 40-40 दिन के, साठ जी जी। साठ दिन के। मैंने एक साहब से पूछा, मैंने कहा यार देखिए, इल्हाद जो है ना, मुझे तो वो तो रद्द मजहब हुआ ना, अगर आप हम्म इस्लाम के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो रद्द इस्लाम हो गया। तो हम्म। ये रद्द रद्द इस्लाम जो है, जो आप करते हैं रद्द इल्हाद, असल में तो ये बन गया। तो ये आप क्या कर रहे हैं? इससे बेहतर नहीं कि आप जो जिस रिलीजन को समझते हैं उसी को प्रमोट करें, उसी उसी की को बात प्रमोट करें, करें, जिसको उसी को समझ में आएगा वो अगर मान उसमें लेगा। जान होगी वो अपनी जगह हाँ बना लेगा। इल्हाद को बिल्कुल। रद्द क्या करना है? एक जो चीज पहले ही रद्द करके कहीं पहुंची है, उसको मजीद क्या आप रद्द करेंगे? मैं तो ये समझ में नहीं आता। लेकिन बहन वो अच्छा है, वो उसमें अब 60 दिन के कोर्सेज की 15-20 हजार रुपए फीस है, और लोग हाँ रजिस्टर करते हैं। ऑनलाइन भी तो अवेलेबल है। ऑनलाइन भी अवेलेबल है। हाँ तो करें। मैं तो हमारे पास तो कोई कोर्स ही नहीं ऑफर करने को, समझ नहीं आती हम कौन सा कोर्स ऑफर करें। तो खैर। तो अच्छा, वैसे एक बात मैं और बता दूं हमारे ऑडियंस को, मैंने हाशिर साहब से पूछा नहीं अभी, लेकिन मैं इनको दोबारा तकलीफ दूंगा क्रिटिकल थिंकिंग समझाने के लिए, क्योंकि ये एज अ सब्जेक्ट आप पढ़ाते भी थे, जिसपे इतराजात भी बहुत होते थे, और गालिबन आपने वो छोड़ दिया आप पढ़ाना, क्रिटिकल जी, थिंकिंग जो मैंने आप छोड़ पढ़ाते दिया थे। पढ़ाना। उन्होंने नहीं, जब मैंने छोड़ा तो उससे 1 साल पहले उन्होंने मुझे मेरे से वो पढ़ाने का हक ले लिया था। उसके 1 साल अच्छा, बाद मैंने पढ़ने का हक वापस कर दिया। मैंने कहा मैं अब वापस कर पढ़ाता ही दिया। नहीं। तो मैंने उसके बाद जो है रेगुलर पढ़ाना छोड़ दिया, अच्छा अच्छा अच्छा। तो सर क्योंकि उसकी भी आपने, बहुत सी मायूसियां हैं। हाँ जी, पाकिस्तान में तो हमने इल्म पे समझ लिया, तालीम समझ ली, क्रिटिकल थिंकिंग वाली बात आपने की, लेकिन हाँ अब ये समझाइएगा कि चलें फिर सोशल स्ट्रक्चर पे भी थोड़ी सी बात हो गई। अब जी अगर हम शनाख्त को छोड़ भी दें तो तालीम का जो एक रिश्ता है वो जुड़ा हुआ है माश के साथ। तो जी, अगर बिल्कुल। हम क्रिटिकल थिंकिंग को प्रमोट करेंगे कि आप सवाल उठाइए, नई थ्योरीज लाइए, नई राहें जी निकालिए, नए उलूम पैदा जी कीजिए, क्योंकि जी। ऐसे ही उलूम पैदा होते हैं, तो फिर हम हम्म। माश का मसले के साथ क्या करेंगे? अगर हम एक ही जैसे इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, प्लम्बर्स प्रोड्यूस नहीं करेंगे, टीचर्स प्रोड्यूस नहीं करेंगे, तो फिर माशी तौर पे लोग क्या करें?
क्योंकि क्रिटिकल थिंकर आमतौर पर भूखा भूखा होता है शुरू में, कम से कम। बिल्कुल भूखा नहीं होता क्रिटिकल थिंक। ये अच्छा, ये गलतफहमी है ना। हम कोई अच्छा। वो इब्ने इंशा वाला कोई वो उस तरह का नहीं पैदा करे जो उसने कहा था कि दसावर को हम जो है, हम जाते हैं तो वहाँ इंजीनियर मिलते हैं, डॉक्टर मिलते हैं, ये मिलते हैं। हमारे यहाँ जो है अच्छा अच्छा शायर है, अच्छा अच्छा जो है पीर है तो हम अगर ये कुछ बरामद कर सकें और वहां से कुछ बरामद कर सकें बराबर कर सकते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ। देखिए मेरी बहुत पुरानी बात है, हुआवी के साथ एक मीटिंग थी। हुआवी वाले उस वक्त पाकिस्तान के अंदर इंजीनियर्स हायर करना चाह रहे थे एक वक्त में। कुछ अच्छा। 200-250 इंजीनियर्स का उनका प्लान था चंद महीनों के अंदर अंदर। तो उन्होंने कहा यार हम हायर तो करना चाहते हैं, लेकिन हमें यहाँ पे आप इंजीनियर्स प्रोड्यूस भी कर रहे हैं, बेशुमार यूनिवर्सिटियां जो इंजीनियर प्रोड्यूस कर रही हैं, लेकिन उसमें कोई इस काबिल नहीं है जिसे हम हायर कर सकें। अच्छा। तो या तो हम ये करें कि अच्छा, उसके बाद हुआवी ने फिर देन दे एक्चुअली प्लान देयर ओन इंस्टीट्यूट विच इज मोर लाइक अ फिनिशिंग स्कूल। मेरा ख्याल है इस्लामाबाद में शायद कहीं काम शाम भी कर रहा है, आई एम नॉट श्योर, मैं बहुत अरसे से उससे मेरा ताल्लुक नहीं रहा। कि जो बच्चा निकलेगा यूनिवर्सिटी से उसे हमें उस मोड के अंदर लाना है जहां वो हमारे लिए काम कर सके। तो जो माश का मसला है ना, देखिए माश का मसला भी ये है कि दुनिया को बेहतर टेक्नीशियन अगर मिलता है तो दुनिया बेहतर टेक्नीशियन की तरफ जाएगी, बिल्कुल दुनिया बेहतर प्लम्बर की तरफ जाएगी, बिल्कुल। दुनिया बेहतर डॉक्टर की तरफ जाएगी। अगर आप मैं बिल्कुल आप डॉक्टर हैं ना, आपकी जी। स्पेशलिटी क्या है, मतलब इंटेंसिव केयर मेडिसिन और लंग इंटेंसिव डिजीजेस। केयर में जी। आपको पता है कि जो मॉडर्न मेडिकल साइंसेज है वो एवोल्यूशनरी साइंसेज के ऊपर उसका कितना शदीद इन्हिसार है। बहुत ज्यादा आप जी। चीज एवोल्यूशनरी बायोलॉजी जो है अगर आप उसे नहीं हम्म, समझते तो आपकी डायग्नोस्टिक एबिलिटी जो है वो कितनी मशकूक हो जाएगी, मुश्किल पड़ जाएगा जी। मुश्किल पड़ जाएगी, वो मशकूक हो जाएगी बाकायदा, क्योंकि आप हम्म ग्रो ही नहीं करते। आपकी हम्म सारी ग्रोथ जो है, और अगर मैं डार्विनियन उसकी बात नहीं कर रहा, बाद में भी अगर आ जाए, आपका नॉलेज मेरे से बहुत ज्यादा हो गया सामने, मैं तो ऐसी इधर उधर की पड़ी हुई इस्तेलाहात से लोगों को मरूब करता हूँ। तो वो आप ग्रेगर मेंडल से अगर आप शुरू कर लें, आप जेनेटिक्स उसके अंदर आ जाए जेनेटिक्स सारा, आप तो नहीं ये समझ सारी सकते। कहानी जो है ये एवोल्यूशनरी बायोलॉजी है ना, जी जेनेटिक्स सारी बिल्कुल। कहानी है वो समझ। तो आपके यहाँ अगर एक मेडिकल का स्टूडेंट है जो डे 1 से इर्तिका को झूठ समझता है और एवोल्यूशनरी प्रोसेस को गलत समझता है, तो आपका क्या ख्याल है उसकी कैपेसिटी टू एक्ट एज अ मेडिकल प्रोफेशन और टू ऐड टू द बॉडी ऑफ द नॉलेज इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन क्या होगी? वो क्या कंट्रीब्यूट कर सकेगा और दुनिया में उसकी डिमांड क्या होगी? वो नई कोई चीज नहीं कर सकेगा, वो लगे नहीं बंधे कुछ। उसूलों पे ही चलेगा जी। जनूबी कोरिया ने अब से 30 साल हो गए, 35 साल हो गए, 40 साल होने, हम्म अब तो खैर बहुत अरसा गुजर गया 80s। उन्होंने बाकायदा ये फैसला किया है कि हमें अपने माश के मसले या अपनी इकोनॉमी को हल करने के लिए हमें अप्लाइड साइंसेस के ऊपर काम करना। एंड दे क्रिएटेड देयर होल स्ट्रक्चर अराउंड अप्लाइड साइंसेस। अच्छा। सो उसके गिर्द करके अब जनूबी कोरिया जो है वो दुनिया की 10 बड़ी माशी कुव्वतों में वो तो मैं। शामिल। ठीक है जी। चाइना जो है, चाइना आपको पता है इस वक्त ग्लोबल सुपर पावर है, हम्म बट चाइना बहुत अरसा हम उसे समझते थे कि ये सिर्फ इमिटेट करता है, ये नकल चीजों को करता है। सिर्फ कॉपी करता है। अब चाइना का आज जो किमी 3 मॉडल आया है वो इस वक्त वर्ल्ड रैंकिंग में, इस वक्त सारे मॉडल से, ओपस से, फेबल से ऊपर की रैंकिंग है उसकी, आज के दिन की बात 1679 है, फेबल की 1500 कुछ है। तो आपका अच्छा। क्या ख्याल है ये किन चीनियों ने प्रोड्यूस किया होगा? इमिटेट करने वाले चीनियों ने प्रोड्यूस किया होगा, ये नहीं, क्रिटिकल थिंकर्स ने प्रोड्यूस किया होगा? क्रिटिकल क्रिटिकल थिंकर्स ने थिंकर किया फिलोसफर डेफिनेटली। नहीं होता, हाँ। क्रिटिकल थिंकर वो होता है जो आजादाना सवाल कर सकता है। हम्म देखिए ना, आपका मदरसे का बच्चा आता है, सड़क पे इंटरव्यू देता है, उसे पूछते हैं कि आपने इल्म हासिल, उसने कहा जी हमने साइंस नहीं सीखनी, क्योंकि आला हजरत ने कहा था कि जमीन जो है वो साकिन है, साकिन है। तो वो साकिन है। तो साइंस अगर कहती है तो साइंस मुर्दार है और साइंस झूठी है। कराची यूनिवर्सिटी के गालिबन जियोलॉजी डिपार्टमेंट के डीन का इंटरव्यू मैंने कुछ अर्सा पहले सुना। इंटरव्यू लेने वाले साहब जो थे वो अहमद रजा साहब के वो पढ़ पोते या पढ़ने वासे या अच्छा। इस तरह की कोई थे, ओह आपने अच्छा। शायद सुना सुना नहीं। अच्छा, जो साहब इंटरव्यू दे रहे हैं वो पीएचडी डॉक्टर हैं और गालिबन कराची यूनिवर्सिटी के, मैं कहीं गलत नंबर किसी साइंसेस के अंदर किसी डीन है, और वो आपको बता रहे हैं कि जब जमीन जो है वो क्यों साकिन है, बाकायदा उन्होंने साबित करके बताया कि जमीन एक्चुअली साकिन है। आपके साइंसेस डिपार्टमेंट का फिर उन्होंने एक और वाकया उन्होंने कोट किया कि जमीन को जब जो रोक लिया, नमाज का वक्त जा रहा था, तो उन्होंने सूरज को इशारा किया, रोका। सूरज रुक गया, तो उन्होंने उस मिरेकल को साइंस से साबित किया उस गुफ्तगू के अंदर। तो
अब आप मुझे बताइए ना, यहाँ पे मसला बन जाएगा ना। क्यों ये मसला है? बिकॉज ये अपील टू अथॉरिटी है। अपील टू अथॉरिटी बिल्कुल। क्यों है? क्योंकि आपने कहीं किसी किताब में ये पढ़ लिया है कि पढ़ आला ली। हजरत ने ये लिख दिया है, या बुखारी ने ये बात कर दी है, ये इमाम बुखारी, तो ये बात गलत नहीं हो सकती, या किसी किताब में लिखी हुई बात है। तो इसका मतलब है आजादाना सवाल करने की आपकी सलाहियत जो है, या तो वो मर गई है या वो बहुत मशकूक हो गई है। और चूंकि इजाजत भी वो नहीं है एक आपको। फील्ड, हाँ, और वो एक फील्ड में मशकूक नहीं होती। वो बुनियादी तौर पर आपके दिमाग को, आप लाहौर में, मैं बचपन में, मेरा बचपन तो बहुत पुराना हो गया, हम टांगे पे जाया करते थे स्कूल। तो मैं अक्सर सोचता था कि ये जो घोड़ा है, इसकी साइडों के ऊपर ये खोपे क्यों चढ़ाए हुए? तो वो उन्होंने कहा ये खोपे इसलिए चढ़ाए होते हैं कि घोड़ा दाएं बाएं जो है उसकी तवज्जो ना जाए, उसको बस यही एक सड़क है और इसी पे सी मैंने सीधा जाना है, टिल हम्म, सच टाइम कि मुझे चाबुक मार के या लगाम खींच के मुझे मोड़ने पे मजबूर ना किया जाए। हम्म, तो ये जो हमने खोपे अपने चढ़ाए हुए हैं ना, कि हमें बस जो टनल विजन जिसे हम कहते हैं, कि जो नजर आ रही है बस यही दुनिया है, इस दुनिया से बाहर कुछ नहीं है। तो इसका मतलब ये क्रिटिकल थिंकिंग को किल करने वाली बात है। बिल्कुल। तो ये क्रिटिकल थिंकिंग जो आप किल करते हैं, तो आप एक पूरी नस्ल का दिमाग जो है वो महदूद कर देते हैं। तो दिमाग महदूद कर देते हैं। देखिए सिंपल सी बात है, अकीदा और इल्म में बहुत से लोगों का ख्याल ये है कि अलग अलग खाने, मेरा ख्याल है बड़ा बराह रास्त तसादुम है। मैंने आपके वो जो अमीर अब्बास साहब के साथ अभी मैंने 2 दिन पहले, उन्होंने चूंकि हवाला दिया तो मैंने प्यू रिसर्च का एक हवाला दिया। मैं बहुत जगह और भी दे चुका हूँ ये हवाला, मैं दोबारा दोहरा देता हूँ हवाला। 2012 में प्यू की एक रिसर्च आई थी कि आपकी जाती जिंदगी में मजहब किस हद तक दखील है। तो हम्म, जिन 10 मुल्क, जो 10 मुल्क या 15 मुल्क ऊपर टॉप पे थे, ये वो 10-15 मुल्क थे जो माशी तौर पर दुनिया के बदतरीन ममालिक थे। पाकिस्तान, बांग्लादेश, हम्म, बोट्सवाना, चाद, सोमालिया, ये वो। तो कोरिलेशन निकालना कोई इतना मुश्किल नहीं है हम्म, कि आजादाना सोचने की सलाहियत से माश की सलाहियत डायरेक्टली कोरिलेट करती है। इस्लामी दुनिया में, इस्लामी दुनिया तो मैं उसे नहीं कहता, बट अरब जो गोल्डन एज है, वो वक्त था जब सवाल करने की आज़ादी मैसर आ आज़ादी रही थी। मैसर दी। स्पेनिश पेनिनसुला के अंदर बाकी तमाम इस्लामी रियासतों के मुकाबले में बहुत ज़्यादा आज़ादी थी। यहूदी भी वहाँ पे काम कर रहे थे, ईसाई भी वहाँ काम कर रहे थे, अकीदे की बुनियाद पर तफरीक नहीं हो रही थी, किसी को ज़िम्मी नहीं बनाया जा रहा था, फॉर वन रीज़न और दी अदर, एंड दे प्रोग्रेस्ड। एट वन पॉइंट इन बिल्कुल। टाइम वो फिर सियासी और ये वो क्लैप्स हुआ, बट हमें पता है कि उसकी क्या साइंटिफिक कंट्रीब्यूशन जो है यहाँ पे रही। हम पुरानी ग्रीक फिलोसफर्स को कोट करते हैं। मुसलमान जो थे सारे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने ग्रीक फिलोसफर्स का ही काम उठाया था, ग्रीक काम साइंटिस्ट आगे का ही लेके काम आए। उठाया था जी। और उसको कन्वर्ट किया था। वो अगर आप देखें, अब मुकालमात अफलातून से लेकर और उस कहानी से सारी शुरू कर ले, तो वहां पे क्या हो रहा है? सवाल हो रहा है ना, क्वेश्चन। सिर्फ क्वेश्चन हो रहा है। क्वेश्चन हो रहा है। सिवाय मुझे इंसानी तारीख में कोई तरीका नहीं पता कि क्वेश्चन किए बगैर आप ग्रो कर सकें, हम्म, और क्वेश्चन के ऊपर पाबंदी नहीं लगा सकते आपके, भाई ये क्वेश्चन तुम कर सकते हो और ये नहीं कर सकते। भाई मुझे आप सारे क्वेश्चन करने दें। आप कहें यार ये वाला क्वेश्चन करोगे तो ठीक है, ये वाला क्वेश्चन करोगे तो मैं एफआईआर कटवा दूंगा, तो फिर तो भाई वो नहीं ग्रो कर सकते ना। नहीं ग्रो कर सकता। ये तो मसला है। फिर अगर जो लोग कहते हैं, जो आपने पीयू की रिसर्च की मिसाल दी, तो उसमें हम ये भी तो कह सकते हैं ना कि चूंकि हम मुसलमान इस्लाम पे अमल नहीं करते, जी, इसलिए जो है वो माशी तरक्की नहीं हो रही। क्योंकि मैं अक्सर वैसे पूछा करता हूँ कि इस्लाम पे और कितना अमल करना, मतलब करारदाद में मकासद हो गई, शरीयत कोर्ट हो गया, हाँ, ये देखे ज़कात ना, की कटौती हो गई। मैं आपको बताता हूँ, पाकिस्तान जब बना था तो 4.5 करोड़ मुसलमान थे इस खत्ते में। हम्म। ठीक है, ये जो हमारे हमारा सूबे जो थे जी। 4, बंगाल को फिलहाल मैं नहीं गिन रहा उसमें, ठीक है, उसको मैं अच्छा। पहले दिन से ही अलग कर देता हूँ, ठीक है, मतलब अच्छा चले ठीक है। वो कर ले, चले आबादी डाल भी ले, बहरहाल सारा कुछ चले, सारे डाल लेते। 4.5 करोड़ मुसलमान पाकिस्तान में आते हैं, 635 मदरसे हैं। 4.5 करोड़ मुसलमानों के लिए 635 मदरसे हैं 35 बस। मदरसे हैं, अच्छा। ठीक है क्या? आज 24 करोड़ मुसलमानों के लिए रजिस्टर्ड मदारिस 30,000 हैं, और टोटल जो मदारिस की तादाद है वो 65,000 से ज्यादा है। 65,000 मदारस हैं। जी, ये तो 30,000 तो रजिस्टर्ड है। उफ, अब अब आप फी मुरब्बा मील या फी 100 बंदा आप मदारिस गिन लें। आप बताइए आबादी कितनी बड़ी है और मदारिस कितने? मदारिस इस्लाम ही पढ़ा रहे हैं ना भाई, और कुछ क्या और तो पढ़ा नहीं रहे हैं पढ़ा जी। रहे। या तो बिल्कुल। मदारिस को इस्लाम पढ़ाना नहीं आता, हम्म। मतलब अगर मदारिस भी इस्लाम नहीं पढ़ा रहे तो फिर कौन पढ़ा रहा है? कौन पढ़ा रहा है जी। यूनिवर्सिटियां तो भाई मेरे अभी भी 200 ही हैं पाकिस्तान भर में, हाँ। ठीक है, मदारिस इस्लाम पढ़ा रहे हैं ना। तो भाई हम अच्छे थे 1947 में जब हमारे पास 600 मदारिस थे 4.5 करोड़ लोगों के लिए। अब तादाद में इजाफा कितना हुआ है? 4 ज़रब 6 गुना इजाफा हुआ है। ऐसे ही
बिल्कुल। और मदारिस की तादाद में कितना इजाफा हो गया? तो पता नहीं, 400 ठीक है, 500%। so you know there is no imaginable correlation कि इस्लाम की तरफ जो हम बढ़े हैं वो बहुत ज्यादा बढ़े हैं, और मुझे उसमें कोई एतराज नहीं है, अच्छी बात है मदारिस में बनना। मदारिस की अपनी पूरी फिलॉसफी से मुझे इख्तलाफ है। जी। मुझे हर तरह की बच्चों के लिए स्पेशलाइजेशन से, हर तरह की स्पेशलाइजेशन से इख्तलाफ है। बच्चे को मैं बचपन में इंजीनियर भी नहीं बनाना चाहता, तो मैं उसे मजहबी वो भी नहीं बनाना चाहता, ठीक है। आलिम बच्चे भी का नहीं ये बनना। इख्तियार होना चाहिए किसी स्टेज के ऊपर जाकर। तो खैर वो एक अलग डिबेट है पूरी, उसके ऊपर हम डिबेट कर सकते हैं। बट मेरा अपना ख्याल ये है कि ये जो इसको आप वेरीफाइबल, इसको कैसे वेरीफाई करेंगे? मिसाल के तौर पे हमारे यहाँ अब इसके लिए क्या होता है, इसके लिए बड़ी अजीबोगरीब फिर बातें की जाती है। मिसाल के तौर पर कहा जाता है कि नॉर्वे में चूंकि इसलिए तरक्की हो गई कि नॉर्वे में उम्र लॉ है, तो वो नॉर्वे के जो एक दफा वजीर साहब आए, पाकिस्तान आए, पाकिस्तानी दौरे में साफियों ने उनसे पूछ लिया कि नॉर्वे में, उन्होंने कहा जी उम्र कौन और उम्र का लॉ कौन, हमें तो नहीं पता। ये तो बाकायदा एक लेबर स्ट्रगल है, पूरी हमारी 25 30 35 साल की तारीख है जिसमें हमने अपना लीगल फ्रेमवर्क उस तरह बनाया। कोई नॉर्वे में उम्र को नहीं जानता, ये तो आप लोगों ने फैसला कर लिया है। तो हम ये कहते हैं कि वो देखें आप जापान वाले जो हैं, हम अब अच्छा ये बड़ा इंटरेस्टिंग वो है, जापान वाले हमसे अच्छे मुसलमान हैं। हाँ, ये कहा जाता है, आपसे लेकिन अच्छे मुसलमान हैं तो आप भी वैसे ही मुसलमान बन जाए। किसने मना किया आपको? किसने मना किया, और क्या। किसी ने बन मना जाइए। नहीं किया। मतलब और आप ये कह रहे हैं कि क्योंकि वो शिंटू मजहब पे हैं या वो रूहों को मानते हैं या वो एथियस्ट है, लेकिन हमसे अच्छे मुसलमान है, तो अगर उस तरह अच्छा मुसलमान बना जा सकता है तो उस तरह बन आप भी जाइए। बिस्मिल्लाह कीजिए। मतलब किसी ने मना नहीं किया ना। वो अलामा जमीर अख्तर का एक बड़ा, उनकी बड़ी मशहूर उनकी तकरीर का एक टुकड़ा, तो उन्होंने कहा जी कि तुम कहते हो कि तुम्हारा तुम्हारा अल्लाह अच्छा, तुम्हारी किताब अच्छी, तुम्हारा रसूल अच्छा, तो तुम अच्छे क्यों नहीं हो? सवाल तो बनता है, सवाल तुम तो। अच्छे क्यों नहीं है? कोई क्यों माने कि तुम अच्छे हो? अगर सब कुछ एग्जैक्टली। तुम्हारा अच्छा है तो तुम बुरे क्यों हो? तो अब ये मतलब ये कि यार तारीख भी हमारी ठीक, किताब भी हमारी ठीक, फलसफा भी हमारा ठीक, अकीदा भी हमारा ठीक, तो हम बुरे क्यों हैं? मुझे तो ये समझ नहीं बुरे आती। क्यों है? मतलब बात तो, सवाल तो है, लेकिन आई सवाल रियली पूछे कैसे जी। आई रियली कुडंट फिगर इट आउट ना। मतलब या ये अब ये वही बात है ना कि ये अनवेरिफाइबल क्लेम है अनवेरिफाइबल क्लेम है। कि मतलब आपने कहा जी दीन से कुर्बत की वजह से हम दुनिया, दीन से दूरी की ये वजह से दूरी हम की दुनिया से वजह से। पीछे हो। भाई ये कौन कह रहा है? तारिक जमील साहब कह रहे हैं। बड़ी अच्छी बात है। तारिक जमील साहब आपकी तबलीगी जमात से खैर अब उन्हें निकाल दिया गया, बट अच्छा, बहरहाल अच्छा, मुझे नहीं जी जी मालूम था ये। अच्छा। जी जी उन्हें निकाल दिया। तबलीगी जमात वालों ने कहा तुम जाओ, तो अपनी अलग दुकान लगाओ, हमारी दुकान में, हमारे छावे में ना हाथ मारो। तो तबलीगी जमात से बाकायदा उन्हें बेदखल अच्छा, कर दिया अच्छा। गया जी। तो तबलीगी जमात वाले और वो दो पैरेलल राहों पे चल रहे हैं, अगर तकरीबन नहीं। जैसे तारिक जमील साहब, तबलीगी जमात का बहुत बड़ा एक नेटवर्क है, बहुत लोग हैं, जी। तो वो वेरीफाई भी बड़ा आसान है कि तबलीगी जमात ने ये लोग पैदा किए हैं और ये इस वजह से इन्होंने फलां फलां इजाद की है और फलां फलां काम किया है और फलां फलां कंट्रीब्यूशन की है कि ये दीन के करीब थे। तो अगर ये वेरीफाई हो सकता है तो बड़ी अच्छी बात है, फिर तो सारे सबको उस तरफ चले जाना चाहिए। बट एक तो फलां देखें जी, फलां साहब हैं, उनकी दाढ़ी है और वो बड़ा अच्छा अकीदा है उनका, वो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की टॉप 2 के अंदर आए, बहुत अच्छी बात है। क्या इस वजह से आए हैं कि वो नमाज पढ़ते हैं और इस वजह से आए कि उनकी दाढ़ी है, या इस वजह से आए हैं कि उन्होंने पढ़ाई लिखाई की है मेहनत और की है। उन्होंने बाकायदा उस चीज को समझा है? जाती तौर पे जैसे भी हूँ कोई फर्क नहीं हाँ। पड़ता। मतलब न्यूटन अगर एक डिवाउट क्रिश्चियन हो सकता है, तो हमारे एक प्रोफेसर साहब जो हैं वो लंबी दाढ़ी रख सकते हैं। अब्दुल सलाम साहब, उन्हें आप कादियानी कहते हैं, अहमदी कहते हैं, उनकी कब्र से मुस्लिम का कतबा हटा देते, बट वो कहते हैं मुझे तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी जो है, वीक कुरान से पता इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, चली। उसका ख्याल कुरान से है। तो अगर आप कुरान से ऐसी चीजें अखज कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो कुरान पढ़ना चाहिए, मजीद पढ़ना चाहिए ना, उसमें तो किसी को कोई एतराज नहीं होगा। लेकिन मसला ये कि ये क्लेम्स हैं, अनवेरीफाइबल क्लेम है और आसान है कहना। कह दिया आपने कि आप इस वजह से नाकाम हैं कि आप डॉक्टर फराज का कोर्स नहीं लेते। हाँ, बिल्कुल। तो हमारे यहाँ फेसबुक पे यही होता है ना, फेसबुक पे, यूट्यूब पे, कि तुम मेरा कोर्स नहीं लेते इसलिए तुम दुनिया में नाकाम हो, इसलिए तुम नाकाम मेरा हो। कोर्स ले लोगे तो कामयाब हो जाओगे। तो भाई अगर आपका कोर्स मैं ले लूंगा और उसके बाद मेरे पास वाकई कोई सबूत हो जाएगा, तो फिर सारी दुनिया वो कोर्स लेना शुरू कर देगी। फिर आप ही क्यों, बाकी दुनिया भी मुसलमान होना शुरू हो जाएगी ना। सब मुसलमान कन्वर्जन जो है वो शुरू हो जाएगी। भाई जिधर कामयाबी मिल रही है उधर क्यों ना आए? और क्या। तो यार वेरीफाइबल से क्लेम है, करने को कोई भी कर ले, हर चीज का एक अपना तरीका होता है। जैसे किसी ने कहा था कि
किसने, हिचन्स का गालिबन है, उसने कहा था कि विदाउट रिलीजन अ गुड मैन रिमेन्स, वो एग्जैक्ट, अब मैं वो उसको रिफ्रेश पैराफ्रेज कर कर देता हूँ, लें, जी जी। पर हाँ कि वो अ गुड मैन कैन रिमेन अ गुड एंड इविल मैन वुड रिमेन एन इविल, बट टू मेक अ गुड मैन एन इविल यू नीड नीड रिलीजन, या रिलीजन। तो कि वो, यू नो, हिचन्स ने नहीं कहा था, किसी और ने कहा था, उससे पहले किसी ने कहा था, भूल हाँ गया लेकिन किसने ये कहा था, बात बिल्कुल जिस, सही है कि हाँ आप बड़े से बड़ा जुल्म जो है वो रिलीजन की कर आड़ सकते हैं लेके उसे आप, आप जस्टिफाई कर लेते हैं। और सिर्फ रिलीजन की आड़ लेके नहीं, बाज़ औक़ात आप शोविनिज्म की आड़, नेशनलिज्म की आड़ हम्म। लेके, शोविनिज्म की आड़ लेकर, किसी भी चीज की आड़ लेके जब आप जुल्म कर रहे होते हैं तो जुल्म जुल्म रहता है, उसको मान हम्म। लेना चाहिए। तो वो हम मानने को तैयार नहीं होते दुनिया में इस वक्त। मुझे लगता है कि दो फिलॉसफीज, दो चीजों ने बड़ा नुकसान पहुंचाया है इंसान को। एक उसमें कौमियत का फलसफा है और एक उसमें अकीदा का मसला है। तो अच्छा। मैं दोनों के साथ मेरे बड़े मसाइल हैं। तो सिर्फ इसलिए मैंने कहा मैं साथ साथ कर दूंगा, ये सिर्फ तुम्हें अकीदे से मसला है, नहीं मुझे कौमियत वाले मसले कौमी से से भी भी, मसला है। कौमियत से भी मुझे मसला उतना ही शदीद है जितना मुझे यानी कि अकीदे। ना, ना जो है अच्छे मुसलमान, और ना ही आप जो है वो कहना चाहिए मुहब्बे वतन जी, पाकिस्तानी। ना मैं चाहता हूँ आप अच्छे अमरीकी बने और ना मैं चाहता हूँ ठीक है जी, बिल्कुल। ना ही मैं चाहता हूँ कि आप मिशनरियों से मुतासिर होकर ईसाई मजहब इख्तियार करें। बिल्कुल जी। चले आशिफ साहब, तो इल्म तालीम पे बात हो गई, काफ़ी थ्योरेटिकल बातें हो गई। अब कुछ प्रैक्टिकल चीज़ों पे आपकी राय लेना चाहूँगा कि होता यह है कि जो जब हमारे पास नेशन स्टेट्स बनी है, तो जी उसके बाद दूसरी जंग के बाद तो उसमें फिर ऐसा मालूम होता है कि फिर हुकूमतों ने तालीम के ऊपर या अपना कंट्रोल बढ़ाना शुरू किया। यानी कि जी, अब जो है सिलेबस वो स्टेट अप्रूव्ड, गवर्नमेंट अप्रूव्ड ये आने शुरू हो। बिल्कुल तो बिल्कुल आपके बिल्कुल। आपके ख्याल में इसकी क्या वजह थी कि हुकूमतों को लगा कि अब हमें हमारे बच्चे क्या सीखेंगे ये हम बताएंगे, तुम्हें सियासी मुक़्तदरा बताएगी कि तालीम क्या देनी है, कितनी देनी है, कब देनी है। अच्छा, ये कोई ऐसा नया काम नहीं हो रहा। देखिए, अच्छा। अरिस्टोटल ने पॉलिटिक्स को मास्टर साइंस कहा था। तो उसने कहा जी। था कि माशरे में जो भी चीज़ अच्छी होनी है, बुरी होनी है, तब्दीली आनी है, नहीं आनी, ये सब इस बात पे मुनहसर है कि माशरे में पॉलिटिक्स जो है वो किस तरह काम कर रही है। हम्म। तमाम अलूम जो हैं वो भी पॉलिटिक्स से ही फूटेंगे और पॉलिटिकल विल ही फैसला करेगी कि माशरा किस समत में जाएगा। अच्छा, अब ऐसा भी नहीं है कि दुनिया की तमाम नेशन स्टेट्स बुरी हैं। दुनिया की तमाम हाँ। नेशन स्टेट्स में तालीम बुरी दी जा रही है, किसी में अच्छी दी जा रही है, किसी में बुरी दी जा रही है, किसी में किसी और तरह की दी जा रही है, किसी में हेट्रेड को प्रमोट किया जा रहा है, किसी में ग्लोबल सिटीजन देने को प्रमोट किया जा रहा है। तो ये तो पॉलिटिकल विल पे डिपेंड करता है। कौमी रियासतें जब बनना शुरू हुई, नेशन स्टेट, और इससे पुरानी बात भी अगर आप चले जाएं, जब नेशन स्टेट्स नहीं भी थी तब भी जो भी रियासत होती है उसको अपनी बका के लिए ये ज़रूरी होता है कि वो जो उसके सब्जेक्ट्स हैं रियासत के, मैं लफ्ज़ सब्जेक्ट्स इस्तेमाल कर रहा हूँ, जी जी। लेकिन उनके साथ उनका एक कम्युनिकेशन चैनल इस्टेब्लिश होना चाहिए। उसके लिए वो पहली चीज़ ये होती है कि वो एक मुश्तरका ज़बान जो है उसके ऊपर नेशनल लैंग्वेज, जी। नेशनल लैंग्वेज के ऊपर तवज्जो जी। डालनी। अब नेशनल लैंग्वेज जैसे पाकिस्तान में इट रिमेन्ड अ बोन ऑफ कंटेंशन। हमें एक्चुअली, मेरा ख्याल ये था कि नेशनल लैंग्वेज शायद कोई भी नहीं होनी चाहिए थी। स्विट्जरलैंड में 4 लैंग्वेजेस हो सकती है, तो हमारे यहाँ 4 लैंग्वेजेस या 6 क्यों लैंग्वेजेस नहीं हो क्यों नहीं हो सकते? सकती? पॉसिबल है। राब्ते की जबान कोई भी हो सकती है। लोग जिससे कंफर्टेबल होंगे वही जबान बोल लेंगे। उर्दू पे और कंफर्टेबल क्या। होते हैं सारे, आप उनमें बात कर लेंगे। हो सकता है आप उर्दू ना तब बोलते हो, घर में हाँ, मैं ना बोलता हूँ, लेकिन हम बोल रहे हैं, तो खैर बोलना हो। इसमें कोई मसला यानी नहीं। पर वो बांग्लादेश में कायदे आजम गए थे ना, जहाँ अंग्रेजी में तकरीर करके आपने फरमाया था कि जबान उर्दू होगी। जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही हुआ जी था। और उसके बाद ही बहुत शुरू में ही जो ढाका यूनिवर्सिटी के अंदर 4 तालिब इल्म तक मार दिए गए थे, और ये भी जी। कायद आजम की हयात में हुआ था कि जबान, उर्दू जबान और बंगला जबान का मसला जो है वो खड़ा हो गया। तो ये पहली चीज चाहिए, आपको मुश्तरका जबान चाहिए। दूसरी चीज जो चाहिए वो आपको एक नैरेटिव चाहिए, जिसे हम उर्दू में कहते हैं बयानिया। ठीक है, तो हम्म। बयानिए की जो है हमें नाक मोड़ कर किसी तरह अपनी तरफ लानी है, और एक बयानिया जो है उसको प्रमोट करना है। जैसे हमारे यहाँ जो बयानिया जो है, जो पाकिस्तान की अब बयानिया, जो बुनियादी बयानिया है, वो वही है। अगर आपको याद हो कि हम दो कौमी नजरिया या पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह का बयानिया लेकर चल रहे हैं। अगरचे मुझे नहीं पता कि पाकिस्तान में किसी को इसका वाकई मतलब समझ आता है कि नहीं आता। और ये कि पाकिस्तान बन जाने के बाद दो कौमी नजरिए की लॉजिक को बाकी बरकरार रहती है कि नहीं रहती, ये तो बेसिकली एक एक्सपायर्ड नजरिया है। एक्सपायर्ड अगर था नजरिया। भी तो इसकी बुनियाद पे आपने बना लिया। अब तो दो कौमें नहीं है ना भाई, तो अब दो कौमी अब तो नजरिए का क्या अचार डालना है आपने? वो कौम अलग है, वो कौम अलग है, खत्म होगी बात। लेकिन वो आप उसको बेची चले जा रहे हैं, बेची चले जा रहे हैं, बेची चले जा रहे हैं। उसका नतीजा ये हुआ कि दो कौमें खत्म होकर अब 600 कौमें पैदा हो गई और सब आपस में लड़ रही हैं। तो खैर, आपको एक जबान चाहिए, आपको एक नैरेटिव चाहिए, और आपको सबसे इंपॉर्टेंटली अपने सब्जेक्ट से वफादारी चाहिए।
वो किसी ने कहा था कि जर्नैल और सिपाही में यही फर्क होता है कि सिपाही जो है वो मुल्क के लिए जान दे देता है, और जर्नैल जो है वो सिपाही को कन्विंस करता है कि तुम्हें मुल्क के लिए कि जान देनी चाहिए। जान देनी चाहिए। ठीक है। तो तो ये जो अशराफिया है ना, इसे बहुत से लोगों को कन्विंस करना पड़ता है कि बेटा तुम्हें मरना है। वो किसी ने कहा था कौमियत का बुनियादी मतलब ये है, और कौमियत का नजरिया ये है कि जो सफेद धारियों वाले स्याह जेबरे हैं वो स्याह धारियों वाले सफेद जीबरों से बेहतर है। बेसिकली तो ये आप, क्या जबरदस्त बात है, वाह। ठीक है। तो बुनियादी तौर पे यही कौमियत है, ठीक है, ये तफरीक यही है इंसानों में इसी तरह। तो ये आपको एक मुश्तरका जबान चाहिए, बयानिया चाहिए, वफादारी चाहिए। अब ये आप कैसे पैदा करेंगे? इसके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट टूल है वो बहरहाल तालीम है। तालीम। अब आपने तालीम ने अच्छा। क्या करना है? तालीम ने बुनियादी तौर पर यक रंग जो जो नेशन स्टेट के अंदर, हम्म। स्पेशली जो फाशिस्ट स्टेट्स है जिनका ये कॉन्सेप्ट, जहां से ये प्रमोट होना शुरू हुआ कॉन्सेप्ट, कि आपने यकरंगी पैदा करनी है, यकसानियत पैदा करनी है। एक जैसे ढले हुए वो ऑल्ट सक्सले, वो ब्रेव न्यू वर्ल्ड वाले ना, एक जैसे ढले हम्म। हुए एक खास तरह के पैटर्न के लोग आपके पास आने चाहिए। वो आप चाहें तो उसका नाजी जर्मनी वाली मिसाल आपको नजर आ जाएगी, बहुत प्रोमिनेंट आपको सामने नजर आ जाएगी। आपको भारत में अगर आप देखें तो राष्ट्रीय सेवक संघ जो वाले जो है वो क्या बात कर रहे थे, किस तरह के हम्म। हमारे यहाँ खुदाई खिदमतगार जो हैं वो क्या बात कर रहे थे। मैं ये नहीं कह रहा इनमें कौन सही है या कौन गलत है, लेकिन ये यकसानियत, एक मेंटेलिटी की बात कर बयानिया, रहे हैं। एक जबान, एक वफादारी, ये कॉन्टेक्स्ट जो है ये पैदा करना एक जमात के लिए बड़ा जरूरी हो जाता है। और इसके लिए जाहिर है टूल तो यही है कि आपने किसी को पढ़ाना है ना, उसे आप ब्रेन हम्म। वॉश कह लीजिए, उसे आप उसको ट्रेन करना कह लीजिए, उसे आप उसकी तरबियत कह लीजिए। तरबियत के लफ्ज, मेरे एक दोस्त हैं वो तरबियत के लफ्ज के इसलिए बहुत खिलाफ है कि इंसान जो है वो कोई पिंजरे के जानवर नहीं है कि उनकी तरबियत की जाए। आपने हम्म। उन्हें इल्म देना है और फिर बताना है कि इल्म। खुद इस इल्म को इस्तेमाल कैसे करना है। तो ये जो हमारा पोस्ट इंडस्ट्रियल ईरा है ना, इसके अंदर जो रियासतें हैं उन्होंने बुनियादी तौर पे ये समझ लिया है कि ये जो आपका करिकुलम है, दिस इज वन ऑफ द पिलर्स फॉर देयर पावर। उनकी पावर अच्छा। जो है यहाँ से निकलती है, इस पिलर से निकलती है। तो इस पिलर के ऊपर उन्होंने बहुत काम किया, आज के दिन भी वो काम कर रही हैं। अच्छा, अब ये काम करने से क्या हुआ? कुछ रियासतों को वक्त के साथ साथ ये एहसास हो गया कि जो काम वो कर रही हैं वो लॉन्ग टर्म में उन्हें फायदा नहीं दे रहा, नुकसान दे रहा है। मिसाल के तौर पे पूरे यूरोप में जो है ये वो उससे डिविएट कर गए, अच्छा। और अब जो है उनकी तवज्जो इस बात पे है कि आप एक आज़ादाना इस्तदलाल पैदा करने वाली बात, या इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकर जो है या क्रिटिकल थिंकर जो है वो क्रिएट कर सकें। लेकिन ये जो मशरक़ वस्ता है, ये जो पाकिस्तान है, ये जो भारत है, ये जो इसराइल है, यहाँ पे अभी भी इसको यूज किया जा रहा है टू प्रोमोट अ सर्टेन काइंड ऑफ एजेंडा। ये एजेंडा बेस्ड तालीम है बुनियादी तौर पे। और इस एजेंडे के अंदर क्या है, बिकॉज हमारी अपनी अपनी इनसिक्योरिटीज हैं, तो उन सिक्योरिटीज को सर्व करने के लिए हम ये कर रहे हैं। ये जदीद जितनी भी रियासत, अब फूको ने शायद शायद फूको ने ही कहा था कि जितने हमारे जो मॉडर्न वो है ना स्टेट इंस्ट्रूमेंट्स हैं या स्टेट इंस्टीट्यूशंस हैं, उसमें स्कूल भी शामिल है। बिकॉज अच्छा। स्कूल क्या करता है? स्कूल क्रिएट्स डिसिप्लिन एंड ओबीडियंस। ओबीडियंस, बिल्कुल। जो डिसिप्लिन एंड ओबीडियंस जो है ये बुनियादी तौर पर स्कूल को आपने जो एजेंडा दिया है ना, वो ये है कि भाई डिसिप्लिन क्रिएट करो। आपको याद है ना हमारी असेंबली हुआ करती थी, बिल्कुल। असेंबली। हाँ, तो कौमी असेंबली तराना पढ़ते का, थे। हाँ, असेंबली अगर आप देखें तो वो बेसिकली एक ओबीडियंस टूल है। हाँ। वो एक ओबीडियंस टूल है। मैं तराना पढ़ा जाता है, उस पर खड़ा होना जो है वो बुनियादी तौर पे एक डिसिप्लिन ओबीडियंस टूल है, और वो फाशिस्ट रियासतों का बुनियादी तौर पे टूल है। गालिबन मुझे याद नहीं, मेरा ख्याल तारिक अली ने कहीं लिखा था कि फ्रांस में जब वो गए पहली दफा, तो वो कहीं को तराना चला तो वो खड़े हो गए, तो उनके दोस्तों ने कहा तुम खड़े क्यों हो गए, तुम पागल हो? तो मतलब ये तुम कोई हिटलर के तुम पैरोकार हो जो तराने पे तुम खड़े हो रहे हो? मतलब तराना है, ठीक है, उससे तराना मोहब्बत है, होनी सुन लो चाहिए, बस। हाँ बस वो खड़े होना। और ये वो तो उन्हें अंदाजा हुआ कि अच्छा ये जो हमारे ये जो चीज बड़ी उसके तौर पर प्रेजेंट की जाती है कि ये उपुल वतनी का सबूत है, ये उपुल वतनी का शायद सबूत नहीं है, ये बुनियादी तौर पे एक फाशिस्ट आइडियोलॉजी है जिसको वो लेकर यहाँ पे चल रहे हैं। अच्छा, चूंकि हमारे यहाँ ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट समझी गई, और हमारे यहाँ अल्लाह माफ करे, हमारे यहाँ रोजाना टीवी में बैठ के या पॉडकास्ट से बैठ के लोग हमें बता रहे होते हैं कि इस मुल्क में लिबरल सेकुलर एजेंडा जो है वो नाफिज किया जा रहा है। खुदा जाने वो कहाँ नाफिज हो रहा है, कौन नाफिज कर रहा है, वो कैसे नाफिज हो रहा है, मैं तो आज तक समझ में नहीं आया। तो उसकी मिसालें भी बहुत मज़े खेज होती हैं, तो मैं इसीलिए अवॉइड करता हूँ कि ऐसे लोगों के साथ ना ही बैठा जाए, क्योंकि एक तो 2 मिनट बाद वो किताब ले आते हैं बीच में,
वो कोई पर आप आयत ले कुछ कह आते नहीं हैं बीच सकते। में, आपको हिला दो, तो हाँ। आप बेचारे कुछ कह नहीं सकते। आप कहते ठीक ही कह रहे हैं भाई, बहुत अच्छा। वो जो वकील वाला था ना, उसने जो उसने कहा, जज ने, एक वकील ने दिए बयानात, तो उसने कहा तुम ठीक कह रहे हो, दूसरे ने दिया तो उसने कहा तुम भी ठीक कह रहे हो, तीसरा कहता है सर ये दोनों कैसे ठीक हो सकते हैं? कहते तुम भी क्या तो ठीक तुम भी है। ठीक रहे हो। तो क्या तो तुम भी ठीक रहे हो। तो मैंने आज के लिए सोचा हुआ है कि जो मुझे कुछ इस किस्म की बातें करता है, मैं उसे कहता हूँ तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। हाँ। तो मैं तो बिल्कुल मान जाता हूँ, तो मैंने तो बिल्कुल किसी से बहस नहीं करनी। तो पाकिस्तान में जो हमारे, अब आपने देखा कुछ अर्सा पहले जो एक बहुत बड़ी, एक अपनी तरफ से बड़ा कारनामा इन्होंने किया, वो था सिंगल नेशनल करिकुलम। हम्म। अच्छा, सिंगल नेशनल करिकुलम को अगर आप देखें तो सिंगल नेशनल करिकुलम में हमारी जरूरत नहीं है। देखिए ना, आपके मदारिस जो हैं, वफाकी मदारिस ने अभी तक सिंगल नेशनल करिकुलम को एक्सेप्ट तो नहीं नहीं, किया नहीं, पाकिस्तान हर जगह अलग में। वो अलग है। अपना, जी, पैरेलल चल रहा है, बिल्कुल चल रहा है, हम्म। वैसे ही चल रहा है। सिंगल नेशनल करिकुलम में किया ये कि आपने अंग्रेजी या जनरल नॉलेज या सिविक सेंस तो हमारे यहाँ होती नहीं है, या साइंसेस के अंदर भी आपने मजहब को मजीद दाखिल कर दिया। अच्छा, मेरे हिसाब से एलिमेंट्री एजुकेशन के अंदर, प्राइमरी एजुकेशन के अंदर और इवन सेकेंडरी एजुकेशन के अंदर मजहब की कोई जगह नहीं बनती, किसी भी मजहब की। और दुनिया में कहीं पर भी आप क्रिश्चियनिटी पढ़ा रहे हैं, आप यहूदियत पढ़ा रहे हैं, हिंदू मत वाले अपने आप को मजहब तो नहीं मानते, बट चले वो जो हम्म। भी आइडियोलॉजी बहरहाल वो अब एक बन तो गई है, वो पढ़ा रहे हैं, तो वो पढ़ाने की जरूरत नहीं है। वो आप जरूर पढ़ाइए जब एक बालिग जहन और एक मेच्योर जहन हो जाए। तो लेकिन हमारे यहाँ जो चीज चाहिए ना, वो कोई करने को तैयार नहीं है, वो है इक्वल अपॉर्चुनिटी। हम इक्वल अपॉर्चुनिटी देने को तैयार नहीं है, लेकिन हम हर एक को जो है सिंगल नेशनल करिकुलम के तहत जो है वो हम एक ही स्ट्रोक से वो पेंट करना चाहते हैं। हम कहते हैं डाइवर्सिटी ना हो हमारे यहाँ। हमारे यहाँ हम सबको एक चीज पढ़ा देंगे। भाई, एक चीज पढ़ाने से क्या होगा? क्या एक चीज पढ़ाने से तबकाती निजाम खत्म हो जाएगा? नहीं। बिल्कुल खत्म नहीं होगा। तबकाती निजाम तो वैसे ही है, तबकाती निजाम रोज बरोज मजबूत तर होता जा रहा है। तबकाती हम्म। निजाम अगर आपने तोड़ना है, अब मैं बात करूंगा तो लोग मारने को दौड़ेंगे कि भाई ठीक है, तबकाती निजाम तोड़ना है तो मार्क्सिज्म नाफिज करके देख लो कुछ दिन। तबकाती निजाम के अगेंस्ट सबसे बड़ी आवाज मार्क्स की थी ना, मार्क्स के थी। तो करो ना नाफिज वो। फिर मैं एग्री करूं या उससे ना करूं, बट उस तरफ जाओ ना। अगर तुम्हारा एजेंडा ये है कि तबकाती निजाम जो है नहीं होना चाहिए, अच्छा, दूसरी तरफ ये है कि आप कहते हैं कि तबकात जो है ये तो जिसको खुदा ने जितना दिया है वो तो उससे आप कुछ ले नहीं सकते। आपकी वफाकी शरीयत कोर्ट ये फैसला दे देती है, जब मौलाना जवान नवाज अदा नसरुल्लाह साहब की, उस जो हमारे बहुत क्या उन्हें कहना चाहिए, महबूब पॉलिटिकल लीडर है, उनकी आपको पता है ये जब हमारे यहाँ लैंड रिफॉर्म्स की बात होनी शुरू हुई, हाँ, तो तो उलमानी तो उसके खिलाफ गए थे ना, जो जी भुट्टो ने जो किए थे, तो उलमानी जी तो जी, और जाके उसको नवाज कलादम करवाया नसरुल्लाह था। साहब ने भी, जो नवाज नसरुल्लाह साहब भी जिस तंजीम के सरबराह थे, वो थी अंजुमन तहफ़्फ़ुज़ ज़मींदारान अल शरिया, गालिबन ये नाम था उसका। वो तेरी तो इतना भारी भरकम नाम। तो हाँ जी, तो उन्होंने कहा ये शरीयत के तहत जो है किसी की जमीन तो आप उससे ले नहीं सकते। नेहरू तो गधा है जिसने 17.5 एकड़ का पहाड़ा पड़ा, और भुट्टो साहब तो है वो तो वैसे ही हिंदू हैं शायद, इस वजह से वो सही। ऐसी बात कर रहे हैं। तो ये नहीं। और वफाकी शरिया कोर्ट ने उस वक्त जो भी सुप्रीम कोर्ट थी या वफाकी शरिया कोर्ट थी, मुझे अब याद नहीं है एक्चुअली, टू बी ऑनेस्ट, मैं लेकिन मिसकोट कर दूंगा उसको अगर सैंक्शन दे कल दिए को कोई उनको, कहे। सब जमींदारों हाँ, को उन्होंने कहा नहीं अंग्रेजों कि से। नहीं, आप जी। नहीं ले सकते। आप लैंड रिफॉर्म जिस तरह के वो कह रहे हैं, वो इंडिया वाले लैंड रिफॉर्म मुनाफिज नहीं हो सकते यहाँ पे। तो तबकाती निजाम तो हम कहते हैं, ये तबकात तो अल्लाह ने क्रिएट किए हैं। जिसके हम्म। पास जितनी दौलत है वो जितना कमाना चाहे वो कमा सकता है, जितना आगे जाना चाहे वो जा सकता है। तो तबकाती फर्क खत्म नहीं होता। लोगों को, जो बच्चों को आप पढ़ा रहे हैं, उन्हें आपने किसी ऐसी स्टेज पे लाना है और पढ़ा के, और वो सिंगल नेशनल करिकुलम के तहत नहीं आप उसे ला सकते। आप तालीमी मयार ठीक करेंगे, आप वसाइल के अंदर जो है वो क्रिएट करेंगे, एक्विटी और पैरिटी क्रिएट करेंगे, और तब आप ये कर सकते हैं कि चीज जो है ये तबकाती निजाम या तबकाती फर्क में शायद खत्म तो फिर भी नहीं होगा, बल्कि बिल्कुल भी खत्म नहीं होगा, लेकिन उसमें कुछ कमी हो सकती है। जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हम्म। वेल्थ है उसको एड्रेस कर सकते हैं। देखिए, सबसे बड़ा इशू क्या है इसमें, तालीम में हम 2% खर्च करते हैं अपने नेशनल बजट का। ठीक है, तालीम प्रोविंशियल सब्जेक्ट है, लेकिन एक नेशनल पॉलिसी होती है जो बैरल उसको गवर्न करती है। सिंगल नेशनल करिकुलम नेशनल पॉलिसी थी, ये बुनियादी तौर पर प्रोविंशियल पॉलिसी नहीं थी। 2% अगर आप बजट का खर्च कर रहे हैं तालीम के ऊपर फॉर वेरियस रीजंस, तो इसका मतलब ये तालीम के बारे में आपकी कोई संजीदा सोच उसके अंदर हम्म। नहीं है। आप करते क्या है, तबकाती निजाम में आपको फर्क होता था। शहबाज शरीफ साहब का पहला दौर जब पंजाब का था, तो इन्होंने दानिश स्कूल्स बनाए। जी।
अब दानिश स्कूल क्या है? दानिश स्कूल में आपने 200 बच्चा दाखिल करना है और उन्हें आप 5 स्टार एकोमोडेशन देंगे और रखेंगे, लेकिन पहले दिन से उनके ऊपर आपने ठप्पा लगा दिया कि ये गरीब का बच्चा है। हम्म, पहले दिन लिटरली, मतलब ये आपने क्रिएट कर दी डिस्टिंक्शन कि हम इसे स्पेशल, हम इसे कोई वो दे रहे हैं और यह गरीब के बच्चे को हम देखिए कितना पढ़ा रहे हैं। ये उस वक्त हो रहा है जब 2 करोड़ बच्चा जो है पाकिस्तान के अंदर, या 2 करोड़ से भी शायद ज्यादा बड़ी फिगर थी, स्कूल से बाहर है। बाहर है, नहीं तो जा आपने रहा। उसमें से 200 बच्चा चुना, उसको आपने एक 5 स्टार अकोमोडेशन के दिया और आपने कहा देखिए मसला हल हो गया। हम तबका, आपने क्या किया, आपने एक और एक्स्ट्रा तबका क्रिएट कर दिया। ये तबका वो है जिसे सहूलियात 5 स्टार वाली मिल रही है और वो है गरीब का बच्चा। तो वो अपने साथ एक और स्टिग्मा भी लेकर चल रहा है और वो स्टिग्मा उसके सर से गुजरेगा भी नहीं। आप जैसे ही रिज्यूमे देखेंगे दानिश स्कूल का बच्चा, तो आपको पहले ही पता लग जाएगा अच्छा ये को गरीब यतीम बच्चा है। उसके ऊपर आपने लगा दिया। आपने ये बिल्कुल। नहीं कहा कि सारे स्कूल जो हैं वो एक जैसा काम करना शुरू करें। सिंगल नेशनल करिकुलम आपने लगा दिया। 86% मदारिस को आप आज तक कबूल नहीं करा सके कि जी सिंगल नेशनल करिकुलम पढ़ा लें। तो कैसा सिंगल नेशनल करिकुलम? पंजाब के सरकारी, अभी आजकल ये बात हो रही है सरकारी स्कूलों के बच्चे जो हैं वो अंग्रेजी मीडियम स्कूलों में पढ़ते हैं। भाई सिंगल नेशनल करिकुलम चला, मदरसों ने नाफिज नहीं किया, इधर तो नाफिज है ना आपके बकौल, तो अंग्रेजी मीडियम स्कूल के अंदर क्यों पढ़ रहे हैं? हत्ता कि सूबाई बिल्कुल। तालीमी जो आपके वजीर तालीम उन तक की बात यहाँ पे होनी शुरू होगी। तो असल मसला निसाब का नहीं है, असल मसला ये कि आप जो नॉलेज डिसमिनेशन कर रहे हैं, तालीम दे रहे हैं, उसकी क्वालिटी क्या है और उस क्वालिटी को कैसे इंप्रूव किया जा सकता है। हमारी उस तरफ कोई तवज्जो ही नहीं है। आप मुझे बताइए, आप अमेरिका में हैं, अमेरिका में आप यूनिवर्सिटी में पढ़ाना चाहें आप पढ़ा सकते हैं अगर आपके पास एक बेसिक डिग्री है। आप स्कूल में पढ़ाना चाहें आप नहीं पढ़ा सकेंगे जब तक आपके नहीं, पास टीचर ट्रेनिंग डिप्लोमा नहीं है। टीचर ट्रेनिंग और टीचर लाइसेंस चाहिए होगा। नहीं पढ़ा सकेंगे नहीं क्योंकि पढ़ा स्कूल सकते। का टीचर नहीं पढ़ा सकते। हमारे यहाँ वो एक जो वो कही जाती है ना, दोज हु कैन दे डू, दोज हु कांट दे टीच। टीच। तो हमारे यहाँ जो कुछ नहीं कर सकता ना, जो सबसे निकम्मा आदमी होता है, और मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं खुद टीचर रहा हूँ बहुत अरसा, तो मैं भी बहुत निकम्मा ही आदमी हूँगा, लेकिन हमारे यहाँ अक्सरियत वो है जो इंतहाई निकम्मे लोग होते हैं, जो बेचारे कुछ नहीं कर पाते, वो टीचर बन जाते हैं। बिकॉज कुछ और नहीं मिल रहा, टीचर बन जाएंगे। कल मुझे एक साहब बता रहे थे, मेरे ऊपर मुकदमा ही ना हो जाए, वो कहते हैं कि यार देखे वो खैर किसी, चले छोड़े लान पे, मैं प्रोफेशन का नाम नहीं लेता, इधर मुकदमे हो जाते हैं। ठीक, खैर तो ये मसाइल है। तो तालीम के मसले बहुत शदीद है। हमारे यहाँ पेडागोजिकल मसलों के ऊपर कोई तवज्जो नहीं है, हमारे यहाँ कॉस्मेटिक्स के ऊपर तवज्जो है। कि किस तरह दिखना चाहिए, किस तरह अपीयर होना चाहिए, लेकिन उसके अंदर क्या है वो बिल्कुल वो आप नहीं दे, कुछ भी नहीं है, वो भूसा बिल्कुल भरा बिल्कुल हुआ है। नहीं दे, वो बिल्कुल नहीं। वो वही आप मसला है ना, मैं अक्सर ये एग्जांपल देता हूँ कि यार आप आम अगर गला सड़ा हो तो आप जितनी मर्जी अच्छी उसकी रैपिंग कर दें, उसकी पैकिंग कर दें, उसको कर दें, तो वो अंदर आम गला सड़ा ही होगा। तो कुछ भाई भी कर लें। पैकेजिंग को छोड़ दीजिए, बीज के ऊपर तवज्जो दीजिए। एलिमेंट्री एजुकेशन से शुरू कीजिए, हायर एजुकेशन की जान बख्श दीजिए। हायर एजुकेशन के साथ अताउर रहमान साहब ने जो करना था वो कर दिया उन्होंने। वो जो पीएचडी की खेप उन्होंने तैयार की थी कि जी हर जी कोई पीएचडी माशाल्लाह। है। जी, हर इस मुल्क में देखिए, मैं ये कह सकता हूँ कि मैंने पीएचडी नहीं की, जान के नहीं की। जो पहला बैच था एचईसी का, जब ये तो पहले बैच का मैं, नॉट टू ब्लो माय ओन ट्रम्पेट, आई टॉप दैट टेस्ट अच्छा। में। मुझे पीएचडी ऑफर हुई और मैं नहीं गया फॉर माई ओन रीजन। मुझे उसका कुछ कंसल्टिंग प्रोजेक्ट मिल गया, मैंने कहा यार पैसे कमा लेते हैं, वैसे पीएचडी कमा। लाने, पैसे आप पैसे पे पीएचडी नहीं करते। आई फील हैप्पी अबाउट इट, बिकॉज पीएचडी अगर मैं करता तो शायद मेरी भी टनल विजन बन जाती। मैं भी कहता यार अगर कहीं मुझे ना वो बस असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, फिर एसोसिएट प्रोफेसर बनना है, फिर प्रोफेसर बनना है, फिर मुझे वो टेन्योर डीन ट्रैक ले बनना लेना है है, उसके अलावा जी। जिंदगी में कुछ नहीं करना। तो वही वो गधों वाला काम, तो वो बस हो रहा है वो यहाँ पे हमारे यहाँ का पीएचडी सबसे नालायक आदमी है इस मुल्क में। मैं ये बड़ी ईमानदारी से कह रहा हूँ। यूनिवर्सिटी में सब, आपको पता है यूनिवर्सिटी हमारे साल ना पीएचडी एचईसी देती है बेस्ट टीचर अवार्ड। अच्छा। पता है किसको देती है? नहीं। जिसके सबसे ज्यादा रिसर्च पेपर होते हैं। सबसे ज्यादा रिसर्च पेपर्स होते हैं। आप मुझे को बताया यार, रिसर्च पेपर लिखने का बेस्ट टीचर होने से क्या ताल्लुक? रिसर्चर और टीचर बहुत अलग अलग चीजें हैं बहुत भाई, अलग चीजें ना। हमारे बहुत अलग चीजें। एकेडेमिया के मसाइल हैं दुनिया भर में। एकेडेमिया में ना, मैंने ये बहुत पहले देखा था कि एकेडमिशियंस जो है ना, वो प्रोफेशनल्स के साथ कोई उनकी टसल है। वो समझते हैं ये गधे हैं, और ऑफ कोर्स प्रोफेशनल उन्हें गधा समझते हैं। आखिरी आखिरी तजिए में वही बात है, सफेद धारियों वाले स्याह जीबरे या स्याह धारियों वाले सफेद जीबरे वाली बात है। तो लेकिन वो पसंद, और वो कहते हैं वो हमारी जगह तुम ना घुसो। हाँ। देखिए, एमबीए जब शुरू हुआ था ना, तो एमबीए के शुरू में जो पढ़ाया करते थे लोग, वो प्रोफेसर नहीं थे,
वो टीचर नहीं थे, वो फैक्ट्रियों में काम करने वाले सुपरवाइजर्स थे, फैक्ट्रियों में काम करने वाले मैनेजर्स थे, बिकॉज एमबीए को बहुत पुराना डिसिप्लिन नहीं है। अब वो था 1960 तक अमेरिका के बाहर कोई बिजनेस स्कूल नहीं था। पाकिस्तान इस पूरे साउथ पूरे एशिया में शायद पहला बिजनेस स्कूल आईबीए बना था, अमेरिका के बाद वॉर्टन वालों ने आगे इधर बनाया था, बिकॉज दुनिया में इसको डिसिप्लिन समझा ही नहीं जाता था। तो बिजनेस वाले जो है, अब वो बिजनेस में भी क्या हो गया, बिजनेस में भी भाई वो, मैं आपको आप सारे पाकिस्तान के बिजनेस स्कूल उठा लीजिए, सब पीएचडी डॉक्टर होंगे, हराम है किसी ने एक दिन इंडस्ट्री में सर्व किया। हाँ, वो सारे रिसर्च करते हैं, किताबें लिखते हैं या पीएचडी थीसिस लिखते हैं और फिर वो स्कूल चले जाते हैं। उन्होंने कभी भी कोई फैक्ट्री नहीं चलाई, कोई दुकान नहीं चलाई, कहीं का कोई मालियाती निजाम उनको नहीं पता होता, वो ऐसे आप मुझे जाते बताएं ना यार, एक सर्जन है, उससे एक मेडिकल बायोमेडिकल का कोई थ्योरेटिकल उसके अंदर जिसके 50 रिसर्च पेपर हो, किसी सर्जन को ट्रेन कर सकता? नहीं कर सकते, नहीं कर सकता। सर्जन को सर्जन ही ट्रेन करेगा ना यार। तो आपने इंडस्ट्री देखी ही नहीं है। सारे एचओडीज बने हुए जिन्होंने इंडस्ट्री की शक्ल नहीं कभी देखी, एक दिन कभी जॉब नहीं की उन्होंने, एक दिन कभी जॉब नहीं की, वो पढ़ा रहे हैं, मेरा सर पढ़ाएंगे यार। जैसे हमारे यहाँ जो होती है, जब हम ट्रेनिंग देते हैं, जैसे मैं अब एक डॉक्टर्स को ट्रेन भी करता हूँ, तो वो मैनेकिन्स होते हैं, मुजस्मे होते हैं, जिसपे वो जाके चिरका लगाना, लाइन डालना, वो सब वो सीखते हैं। लेकिन उसके बाद फिर वो ह्यूमन पर वो आते हैं और कई उसमें को हम मतलब फेल कर देते हैं, क्योंकि दे डोंट डू वेल, क्योंकि उनका वैसे बड़ा अच्छा था, लेकिन जैसे ही वो असल इंसानी धड़कते हुए जिस्म पे जाते हैं तो वो फेल हो जाते हैं, वो नहीं कर पाते। तो बिल्कुल वैसे ही जो आप कह रहे हैं कि उनको प्रैक्टिकल नॉलेज बिल्कुल नहीं होती, उनको बस बुकिश नॉलेज होती है। हाँ, और उम्र गुजार दी है, मतलब ये नहीं कि आज के टीचर, मतलब मेरी उम्र के, मुझसे बड़ी उम्र के जो है, जो बिजनेस स्कूल्स के अंदर मौजूद हैं, उन्हें इंडस्ट्री का हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस सिफर है उनका, और वो समझते नहीं हम बड़े काबिल लोग हैं, और वो पढ़ा रहे हैं। बिजनेस स्कूल से ग्रेजुएट निकल रहा है, तो भाई निकल रहा है, तो जिस किस्म का निकल रहा है तो निकल रहा है, तो अब उसका क्या करें। चलिए आशीष साहब, अब थोड़ा सा चलते हैं तारीख की तरफ। मुझे एक सवाल मेरे जहन में पैदा होता है कि जब पाकिस्तान की तहरीक चली, सब कुछ चला, तो उसमें शुरू की जो तहरीक की तारीख पढ़ते हैं, उसमें कहीं भी मजहब नज़र नहीं आता। कायद आज़म ले लीजिए, अल्लामा इकबाल ले लीजिए, अब्दुल रब नश्तर ले लें, कोई भी हम बड़े बड़े लीडरान ले लें, उनमें कोई भी रिलीजियस नहीं था, यानी जिन मायनों में हम एक मजहबी कहते हैं हमें, वो नहीं था। लेकिन फिर एकदम से जो है उसमें इस्लाम का इंजेक्शन किस तरह लग गया, जबकि जो मुक़्तदर कहना चाहिए उल्मा थे, हुसैन अहमद मदनी हो गए, अब्दुल अला मौदूदी खैर बहुत यंग थे उस वक्त, वो तब सब तमाम के तमाम तकरीबन जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ थे, पूरी अहरार की तहरीक जो थी वो पाकिस्तान के खिलाफ थी। तो फिर ये इस्लाम के लिए बनाया गया मुल्क का नजरिया हमने किस तरह मान लिया, मतलब ये ट्रांजिशन मेरी समझ में नहीं आया आज तक। अच्छा, ये तो आपको किसी हिस्टोरियन से पूछना चाहिए, मैं तो मेरा भी बस थोड़ा बहुत मैं भी समझने की कोशिशें करता रहता हूँ इसकी। अच्छा देखिए, मुझे ये लगता है कि बुनियादी तौर पे जब ये तहरीक शुरू हुई थी, ये सारी कहानी मुस्लिम लीग वाली, अगर आप मुस्लिम लीग से शुरू करें, तो मुस्लिम लीग की जो पहली मजलिस आमला की अगर आप लिस्ट उठा के पढ़ें, तो उसमें आपको सारे जो लोग नजर आएंगे, वो कोई ऐसे लोग नहीं थे जिनकी रूट्स अवाम के अंदर हो या अवामी नुमाइंदे हो। कोई नवाब है, लैंडलॉर्ड्स हैं, फ्यूडल है, कोई लैंडलॉर्ड्स हैं, ये सारे वो लोग हैं। मुझे लगा ये कि एक स्टेज के ऊपर जब ये एविडेंट हो गया कि ब्रिटिशर्स बहरहाल किसी ना किसी स्टेज पे चले जाएंगे, अभी गए नहीं थे, अभी टाइम था उसके उनके जाने में, तो उसके बाद ये जो मुख्तलिफ तबकात हैं, इनकी सर्वाइवल किस चीज़ के अंदर होगी। अच्छा, उस सर्वाइवल में उस वक्त तक जाहिर है इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो कांग्रेस जमात है, वो बन चुकी थी, और मुसलमानों की भी बहुत बड़ी अक्सरियत जो थी वो कांग्रेस के साथ ही खड़ी थी, और जो बाकी लोग थे वो मजहबी जमातों के साथ जो है वो इधर उधर, जमीयत उलमाए हिंद के साथ कोई फिर रहा है, कोई अहरार के साथ फिर रहा है, कोई कहीं फिर रहा है, ये सारे अपनी जगह खड़े हुए थे। अच्छा, मुझे ये लगा कि इसमें बहुत से ऐसे लोगों को ये लगा, और ये वो लोग वो थे, इसमें जो अक्सरियत थी वो पंजाब की शायद फ्यूडल्स की अक्सरियत थी, या बंगाल के कुछ नवाब थे जो मौजूद थे, उन्हें लगा ये कि उनके जो वेस्टेड इंटरेस्ट हैं वो सर्व नहीं होंगे इस सारी कहानी के अंदर। अगर मुझे याद है जब मैंने पहली दफ़ा जो कांग्रेस, जो मुस्लिम लीग की मजलिस आमला की जो पहली करारदाद थी, वो थी कि हम ताजे बरतानिया से वफादारी की करारदाद थी, जिसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। तो ये कोई ऐसे कोई आज़ादी के वो नहीं थे, हुर्रियत मतवाले नहीं थे, कोई मतवाले नहीं थे, बिल्कुल नहीं थे।
बल्कि एक दौर तक ये समझा गया बड़ा, और इस दौर में हमारा गलत फीड किया गया, खासतौर पर बंगाल के अंदर बड़ी शदीद एंटी ब्रिटिश मूवमेंट थी, और उसके अंदर जो मुसलमान थे उनका जो रोल था वो समझाया जाता था कि ये बरतानवियों को मालूमात फीड करते हैं, बजाय इसके कि हमारे साथ खड़े हो सकें आज़ादी की जद्दोजहद में। तो जो आज़ादी की जद्दोजहद बरतानवी अशराफिया के खिलाफ थी, उससे मुसलमानों का रोल जो था बहुत महदूद था, और चंद नामों महदूद के था। अलावा हमें कम कम नाम जो है वो नजर आते हैं। अक्सर लोग जो थे, और ख़ासतौर पे वो लोग जो पाकिस्तान बनने के बाद यहाँ जिनके हाथ में ज़माम इख्तिदार आई, ये सब वो लोग थे जो कि बरतानवी अंग्रेजों के अशराफिया साथ के थे जी। अंग्रेजों के साथ थे, अंग्रेजों के वफादार थे, उनके साथ उठते बैठते थे, उनके बड़े चहीते थे, उनके पसंदीदा थे। कायद आज़म भी बड़े उनके साथ उठने बैठने वाले बिल्कुल। पसंदीदा लोगों में शामिल थे। इकबाल भी शामिल थे। आपको पता है कि इकबाल ने मलका विक्टोरिया के लिए भी लिखा, और 100 बंदों का कथा लिख उन्होंने नज़म लिखी थी, पढ़ के सुनाई थी जाके बाकायदा। जी 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 जी। और जनरल तो खैर वो, और भी लोगों के लिए, जनरल डायर के लिए भी, मतलब तो आपको याद लिखा है तो कि जी, तो वो मैं एक जलियांवाला बात बाग में कही उन्होंने एक कुछ नहीं जी, कहा, डायर की कुछ नहीं तारीफ कहा, की थी। जी जी। कुछ नहीं कहा, तो वो खैर वो अपनी जगह। वंस अगेन वो लोगों के अपने अपने मफादात होते हैं। मतलब ये है कि शोरा जो थे उस दौर में, बहरहाल वो दरबार के साथ वाबस्ता थे, दरबार तो बचे नहीं, तो उन्होंने कहा कि दरबारे गवर्नमेंट के साथ ही बरतानिया के लग साथ वाबस्तगी कर लें, पैसे कहीं से, रोटी तो किसी तौर कमा खाए, मच्छंदर वाली बात है। तो जाओ। वो तो अपनी जगह। तो ये जो था ना, ये बुनियादी तो अच्छा। दूसरा ये कि मुझे लगता है कि मुसलमानों के लिए तो हरगिज नहीं था। उसकी वजह ये है कि मुसलमान बर्रे सगीर में स्कैटर्ड थे, लेकिन ये जो चार जो हमारे सूबे, जो ये अफगानिस्तान के साथ से जो शुरू होती है कहानी इस तरफ, यहाँ पे मुस्लिम अक्सरियत थी। बिल्कुल। हमारे जो मगरिब से मशरक की तरफ, यानी ये आपका शुमाल मगरबी या जनूब मगरबी हिंद जो बनता है, जो बेसिकली अफगानिस्तान के साथ इन्वेडर्स जहाँ सबसे पहले आए थे, इन इलाकों में मुस्लिम अक्सरियत थी। और उस कोने में उधर आसाम, उधर जो है बंगाल में एक मुस्लिम अक्सरियत हमारे हमें नजर आती है। बाकी तो मुसलमान जो सारे बरसगीर में फैले हुए थे, ये तकरीबन हाफ एंड हाफ था। यानी तकरीबन 8 करोड़ मुसलमान थे, तो 4 करोड़ जो थे वो इन खित्तों में थे जिन्होंने पाकिस्तान बने, और 4 करोड़ जो थे बाकी उस खित्ते में थे। और ये बात हम सबको पता है, और ये एक बात कायद आजम को भी पता थी और इकबाल को भी पता था। इकबाल तो खैर बेचारा इस सारी कहानी के अंदर शामिल नहीं हो, तो जबरदस्ती उसको डाला गया, बट चले कायद आजम को डाल लें या बाकी लोगों को डाल लें, तो इन सबको पता था कि ये सारे मुसलमान पाकिस्तान नहीं आ सकते। तो दो कौमी नजरिया अपनी बेस में ही फ्लॉड है ना। बिकॉज अगर आप ये कह रहे हैं कि मुसलमान और हिंदू इकट्ठे नहीं रह सकते, तो ऐसा कौन सा आप काम करेंगे कि सारे मुसलमान एक जगह आ जाएं और सारे हिंदू एक तरफ हो जाएं? आप नहीं कर सकते ना। नहीं आप कर सकते, ज्यादा ज्यादा ये नामुमकिन बात है। करेंगे, आप ज्यादा ज्यादा ये करेंगे कि आप जो मुसलमान ऑलरेडी अक्सरियत वाले इलाके हैं वहां पे मुसलमानों को मजीद स्ट्रांग कर लेंगे, और तो कुछ नहीं करेंगे, इससे ज्यादा बिल्कुल। तो कुछ नहीं कर सकते। तो बाकी मुसलमान तो वही रहेंगे। तो इससे दो कौमी नजरिया, इससे दो कौमी जो कहानी है वो कैसे सेल करेंगे आप? और पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी तादाद हिंदुओं की होगी, बंगाल का और इसका सारा मिलाएं उसमें 20-22% हिंदू, उन्हें सबको क्या आप बेदखल कर देंगे? क्या ये प्लान था? हो गया आखिर में। हमें पता है पिंडी में फसादात हुए, इधर शाली में निकाला उन्हें फसादात जी। हुए, इंडिया में नवाखली में फसादात हुए, बिहार में फसादात हुए। आपको पता है कि डायरेक्ट एक्शन डे जो था, जो अब जब कैबिनेट मिशन प्लान मुस्तरद हुआ, जी उसके बाद डायरेक्ट एक्शन डे में जब बंगाल में फसाद, जब जहां से फसादात शुरू हुए, शुरू हुए फसादात थे जी। शुरू जो थे, जो जो सख्त तरीन फसादात थे, वो बेसिकली हमारे या जो बरसगीर के मुसलमान थे उनकी नुमाइंदा पॉलिटिकल लीडरशिप ने शुरू करवाए थे ना। मतलब ये तो फिर बिल्कुल। रिटेलिएशन तो फिर वो हाथ से कंट्रोल से बाहर हो गई ना। बिकॉज बंगाल में आपको पता है कितने 3-4 दिन के अंदर कितने लोग मार दिए कितने गए, फिर लोग उसके बाद कत्ल कर दिए गए जी। कत्ल कर दिए गए, फिर उसके बाद जाहिर है फिर वो उसका रिएक्शन आया, फिर बाहर में हुआ ना, और फिर वो एक चेन रिएक्शन शुरू हुआ, तो फिर वो हर जगह ही फसादात फूट पड़े हिंदू उन्नीस सौ मुसलमान जी। सैंतालीस की अगस्त 1947 को रुका नहीं, बल्कि उसके बाद भी वो जारी रहा। चलता और रहा। ऐसा कत्ले आम दुनिया की तारीख में मेरा ख्याल है शायद कभी देखा है 10 लाख लोग कभी नहीं मारे गए देखा। जी। बेशुमार लोग, मतलब हम बहुत आज के दौर में योगोस्लाविया का देखते हैं, बट वो योगोस्लाविया वाली कहानी कुछ भी नहीं है, जितने लोग उस दौर में और जितने मुख्तसर अरसे में मारे गए। तो मुझे तो ये अब आज के दिन बैठ के बड़ा मुश्किल है फैसला करना है ये हाँ। क्यों हुआ, कैसे हुआ। बट मुझे लगता है कि कैबिनेट मिशन प्लान तक भी कहानी ये थी कि यार ये जो खिता है ना, इसको थोड़ा स्ट्रेंथन करके इनको जितनी ऑटोनॉमी दिलवा सके दिलवा लें। ये बुनियादी तौर पर मुस्लिम हिंदू मसला था ही नहीं। ये मसला ये था कि जो 4 सूबे हैं जहां मुसलमान हैं और उन्हें लग रहा है कि वो अगर उनको ऑटोनॉमी मिल जाएगी, उन्होंने इस्लाम नहीं नाफिज करना, उन्होंने अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है उस इलाके की पॉलिटिकल उसके अंदर। और उसमें से बहुत सारे लोग बहुत खिलाफ थे। मिसाल के तौर पे केपी की गवर्नमेंट में अक्सरियत जिन लोगों की थी वो खिलाफ थे इसके। गफ्फार खान साहब ने कहा था यू हैव थ्रोन अस टू वुल्व्स, जब उन्होंने गांधी को कहा था।
और आप देखें कि पाकिस्तान बनने के फौरन बाद जो पहला काम किया आपने, सिंध की गवर्नमेंट हटा दी, क्योंकि वो सिर्फ इतनी सी बात हुई थी फौरन कि, सिंध कि बलूचिस्तान। हाँ कि कराची को आप फेडरल उसमें ना लेके जाएं। इसके ऊपर खोड़ो साहब की गवर्नमेंट गई, फिर आपकी केपी की गवर्नमेंट गई, फिर आपके भाबड़ा का इंसिडेंट हुआ, तो ये तो बहुत शुरू में हो गया ना, कायदे आजम के होते फौरन होते ही। हम्म। फौरन ही हो गया। तो हमें नजर आ गया कि मसला जो है वो हिंदू मुस्लिम है ही नहीं मसला ना, है ही नहीं सर, मसला सब कुछ और है। बेवकूफ बना है। बंगाल के साथ पहले दिन से मसला शुरू हो गया जबान के ऊपर, और 24 साल के अंदर अंदर बंगाल ने कहा कि भाई तुम अपना इस्लाम अपने पास रखो, तुम हम अपना इधर हम सेक्युलर इधर आइन, जी। हाँ हम अपना तुम उधर हम उधर, हम अपना सेक्युलर आइन बनाकर बांग्लादेश में आने लगे। तो मेरा ख्याल ये एक सियासी स्टंट के तौर पे, एक तो ये था कि सियासी स्टंट के तौर पे, बिकॉज आपको नारा कोई बेचना होता है ना, तो एक नारे के तौर पे बेचा गया था, इसका मकसद हरगिज ये नहीं था। और शायद कैबिनेट मिशन प्लान तक जो है वो हम कोई पाकिस्तान अलग रियासत बनाने में कोई खास कोई ऐसे इंटरेस्टेड भी नहीं थे, ये हम इसे लेवरेज के तौर पे इस्तेमाल कर रहे थे। तो अब आपको, अब मसला ये है कि आप किससे पढ़ते हैं। अगर सिरवाई को पढ़ते हैं, आयशा जलाल वगैरह को पढ़ते हैं, तो उनको लगता ये है कि ये, या डॉक्टर इश्तियाक को पढ़ते हैं तो वो सारी जिम्मेदारी मुस्लिम लीग की इसके ऊपर डाल देते हैं कि इनकी गलतियां थी। इनकी गलती नहीं। जसवंत सिंह जैसे लोगों ने, और उसका उन्होंने फिर फेस किया। जसवंत सिंह ने ये जिम्मेदारी जो है डाली कि कांग्रेस वालों ने धोखा दिया इन्हें, और कांग्रेस वाले लालची हो गए, और उन्होंने कहा नहीं हम तो बिल्कुल इख्तियार नहीं देंगे और हम ये करेंगे, और इस चक्कर में पाकिस्तान बन गया। तो ये एक सियासी चपकलिश के नतीजे में जो है वो इवेंचुअली एक मुल्क बन गया, जो शायद मुल्क बनने से 1 साल पहले तक भी मुल्क बनाना नहीं चाह रहे थे लोग। हाँ, जो ये बात तो चलाने वाले दुरुस्त भी है वो कि भी नहीं आखिर बनाना वक्त चाह रहे तक थे। वो नहीं था उनका हाँ, प्लान। कैबिनेट मिशन तक तो जाहिर है नहीं बनाना चाह रहे थे। तो जब 1 साल के अंदर मुल्क हाथ में आ गए तो किसी को समझ नहीं आई कि अब इसका करना क्या है। तो बस वो आज तक हमें समझ नहीं आई कि इसका करें क्या। तो उसके क्या, बाद फिर जी नजरिया जी। हमने बाद में फिर फैसला हुआ कि अच्छा अब नजरिया बेचना है। अब देखें ना, आप देखें कि जो मतलब हुसैन अहमद मदनी साहब जो थे, वो तो तकसीम के बाद भी आपने उनका नाम लिया, हिंदुस्तान में ही मुकीम रहे। जी जी। अबुल और कलाम आजाद, हुसैन अहमद मदनी, अबुल अजीम कलाम तरीन आजाद वहीं पर रहे इस वहीं दौरान रहे। में। तो जमीयत की सारी उन्होंने, हरारी सारे इनके खिलाफ थे। आपके जो खुदाई खिदमतगार थे, जो बिल्कुल मजहबी नहीं थे बेसिकली उस वक्त कम से कम, तो वो इसके खिलाफ थे। खुदाई आपका जो खिदमतगार, खाकसार तहरीक, मौलाना खाकसार मौदूदी, तहरीक खिलाफ, हाँ कोई तो ये भी। सारे, हाँ तो ये सब बुनियादी तौर पे हर एक ने वही कहा। हुसैन अहमद मदनी साहब का तो वो बुनियादी तौर पे ये ना कि जो औतान है वो मजहब से नहीं बनते, हाँ, जिसपे यानी अल्लामा वतन इकबाल और ने भी मजहब बड़ा को उनका आपको लिखा। अलग अलग रखना चाहिए। जी तो ये अच्छा, फिर लोग बड़ी एग्जाम्पल अक्सर औकात लोग एग्जाम्पल देखें जी, इसराइल भी तो इस तरह। मैंने कहा यार अगर आपको अपनी जस्टिफिकेशन इसराइल से ढूंढनी पड़ रही है, तो फिर आप खुद सोचिए आप कहाँ खड़े हैं। यानी जिस रियासत को आप सबसे दुनिया की इलेजिटिमेट रियासत कहते हैं, जिसके आप सबसे ज्यादा खिलाफ हैं, लेकिन आखिर में आप अपनी जस्टिफिकेशन निकालने के लिए अगर उसकी इसराइल भी तो एग्जाम्पल दे बना रहे हो, है। तो सोचें कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीज तो गड़बड़ है ना भाई। तो बहरहाल, अच्छा मैं अक्सर ये कहता हूँ कि अब ये बहस जो है ना, ये कोई बहुत एक कार्य फ्रूटफुल महज नहीं है। बेकार ही है, बिकॉज फ्रूटफुल नहीं है। बन गए मुल्क फॉर वट एवर रीजन, गलत सही, मैं और आप उस वक्त तो पैदा भी नहीं हुए थे, तो तो बन पैदा गए भी नहीं मुल्क। हुए थे, अब हम पाकिस्तानी है, बस खत्म। हाँ हाँ, तो आज के दिन तो हम सिर्फ पढ़ पूढ़ के थोड़ा अंदाजा लगाते हैं कि यार ये चीज सही हुई थी, गलत हुई, तो बन गए। अब सवाल ये है कि यार जो पीसफुल को एग्जिस्टेंस है उसको कैसे प्रमोट करना है। आज के दिन तो सवाल ये होना चाहिए, ना पाकिस्तान इंडिया में मर्ज हो सकता है, ना इंडिया पाकिस्तान पे कब्जा कर सकता है। शायद नए मुल्क बन सकते हैं, बनेंगे कि नहीं बनेंगे मुझे नहीं पता। इंडिया के 2-3 बन जाए, पाकिस्तान के 2-4 बन जाए, मुझे क्या पता। बन भी जाएंगे तो क्या फर्क पड़ेगा, लोग वहीं रहेंगे, जमीन वहीं रहेगी। असल इशू ये है कि अगर पूरा यूरोप जो है, जो 100 साल लड़ाइयां आपस में लड़ सकता है, 100 ईयर वॉर, वो आज फ्री बॉर्डर्स पे के चल साथ रहा रह है। रहा है, यूरोपियन यूनियन बना के बैठा हुआ है। एक करेंसी बना के रह रहा है, एक आपको पता ही लगता कब आप एक मुल्क से दूसरा। हमने कौन सा यार एक दूसरे के वो साथ क्या कर दिया। सबसे ज्यादा सिखों ने मुसलमानों ने सिख मारे थे इस खित्ते में, और क्या। वो हमारे बेस्ट फ्रेंड है आज के दिन। अच्छा, मजे की बात कि मेरे एक दोस्त थे, डॉक्टर हैं वो कश्मीर से आए हैं वो, और बड़ी ही वो मतलब शिद्दत पसंद कश्मीरी थे वो, कि अगर उनसे पूछा जाए कि ओ आर यू पाकिस्तानी, कहता है ओ आर यू इंडियन, है नो नो आई एम कश्मीर, आई एम फ्रॉम कश्मीर। खैर, तो उनकी शादी वादी हुई, फिर वो पार्टीज वगैरह हो रही हैं, तो सारे शाहरुख खान की फिल्में और गाने और सब चल रहे हैं, और बिल्कुल वही चल रहा है। तो मैंने कहा भाई ये क्या है, कह रहा है यार ये तो हमारा कल्चर तो एक ही है ना, बस उनकी गवर्नमेंट से हमें खिलाफ है, कल्चर हमारा एक है। मैंने कहा ये क्या बात हुई। सर शदीद तरीन जंग के दिनों में भी
सवाल नहीं पैदा होता कि पाकिस्तान में कोई इंडियन मूवीज ना देख रहा हो, हाँ और या क्या। सवाल ही पैदा नहीं होता कि इंडियन घरों के अंदर पाकिस्तानी ड्रामा ना देखा जा रहा हो। हाँ बिल्कुल, अभी ये देख जो रहे हैं। ऑपरेशन हुआ था सिंदूर, तो क्या इसके बाद पाकिस्तानी ड्रामे और यहाँ पे हिंदुस्तानी फिल्में चलना बंद हो गए थे? हाँ, कुछ नहीं हुआ था। क्या कोक स्टूडियो के गाने इंडिया के क्लबों में नहीं चल रहे होते? और क्या क्या। इंडिया के गाने जो हैं वो हमारी शादियों पे नहीं चल रहे होते? तो हाँ बिल्कुल, वहाँ के गाने डांस सब कुछ वैसा ही है। तो अच्छा, तो एक भाई बात जब और। जी जी, आप कहिए। जी जी, नहीं नहीं नहीं, ठीक, ठीक, वैसे ही एक एक और बात थी कि जब मैं तारीख जितनी थोड़ी बहुत मैंने पढ़ी है, तो चलिए दूसरी तरफ मैं कहता हूँ कि जब से मैं पैदा हुआ हूँ पाकिस्तान में और अब यहाँ मैं आ गया हूँ, तो इस्लाम खतरे में है। पाकिस्तान में हम यही सुनते हैं कि इस्लाम खतरे में है, लेकिन जी। जब मैं तारीख जितनी मैंने पढ़ी है, तो जब ब्रिटिश राज था तो वहाँ तो इस्लाम खतरे में नजर नहीं आया मुझे, कि ना उन्होंने कोई पाबंदी लगाई, ना उन्होंने कुछ और किया। हमारे उल्मा ने अंग्रेजी सीखने को हराम करार दिया और हम फिर कसाई और सक़े और यही सब रह गए। तो फिर आखिर क्या आफत पड़ी थी कि एक इस्लाम पे कौन सा अमल करना था जिसके लिए अलग मुल्क बनाया गया? नज़रियों पे किताबों की किताबें हैं, कितनी जमातें हैं, तंजीम इस्लामी अभी है, जमात इस्लामी है, फिर और भी कितनी सारी जमातें हैं। तो कौन सा इस्लाम खतरे में था जिसको दूर करने के लिए पाकिस्तान का नागुज़ीर था पाकिस्तान बनाना? ये मेरी नहीं समझ देखिए, में वो नहीं तो आया आज तक। ये तो थीसिस हमने ऑलरेडी रिजेक्ट कर दिया ना, कि असल मसला हाँ, इस्लाम का तो था नहीं, ये इस्लाम का तो तो था नहीं, थीसिस लेकिन हमने ये फिर लोगों ने मान कैसे लिया? अक्सरियत इसको मानती क्यों है? मेरी समझ में ये नहीं मानती आता। मानती मेरा अपना ख्याल ये है, वो जैसे पोस्ट हॉक फैलेसी वाली कहानी है, कि बुनियादी तौर पर जब बनने के बाद हमने कहा ना कि अब एक स्टेज आ गई है जब हमें किसी ना किसी तरह जस्टिफाई तो करना है और लोगों को चलना है और नजरिया तो कोई बेचना है, बिकॉज मुल्क बन गया आइन नहीं है, मुल्क बन गया नजरिया नहीं है, तो वो तो हमें मिल गया। तो वो नजरिया जो है, आपको पता है कि नजरिया पाकिस्तान की जो 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 इस्तिलाह है वो भी बहुत बाद में ईजाद होती जी है, और उसका सेहरा बहुत से लोग जनरल शेर अली खान पटौदी के सर पे, और उनके साथ जमात इस्लामी की एसोसिएशन और याहिया खान और अयूब खान के इन सर पे के डाली ऊपर जाती है जी। इन पे डाल के। ये तो बहुत बात की कहानी है। दूसरी बात यह है कि पहले दिन से जो है गैर जमहूरी रवैये जो हैं यहाँ पे, क्योंकि कायदे आज़म ने भी फैसला ये किया कि उन्हें एक ऐसी पोस्ट चाहिए जिसमें उनको किसी को जवाबदेह ना होना पड़े, तो वजीर गैर आज़म नहीं जमहूरी। बन। जी जी, जी, गैर जमहूरी जी। क्योंकि गवर्नर जनरल के पास अनलिमिटेड सारे। ब्लैंकेट पावर्स थी ना। बिल्कुल। तो उधर तो उन्होंने कहा ठीक है, जब तक अंग्रेज गवर्नर जनरल है ट्रांजिशन वही रहेगी, उसके बाद हम खुद बन जाएंगे। हम नहीं, खुद मैं बन गवर्नर जनरल जाएंगे। ना खुद बनूंगा, मैं गवर्नर जनरल। तो वहां पे गवर्नर जनरल जो था वो बुनियादी तौर पर एक शो पीस था आफ्टर द पार्टीशन, थोड़े अरसे के लिए। हमारे यहाँ गवर्नर जनरल था वो सारी ऑल इन ऑल पावर दी थी। मोस्ट पावरफुल मसला था। उसके बाद आप देखिए, चूंकि आइन कोई नहीं है, चूंकि जमहूरी रवैये नहीं है, तो गवर्नर जनरल के बाद क्या हो रहा है, वन आफ्टर दी अदर आपका जो ट्रांजिशन है जो पावर की हो रही है। अब मुझे बताइए ना कि इस्कंदर मिर्जा के पास या गुलाम अहमद के पास, इन लोगों के पास कौन सी पब्लिक सपोर्ट मौजूद थी जिसके तहत ये पावर अपनी एक्सरसाइज कर रहे थे? गुलाम मोहम्मद साहब तो बोल भी नहीं सकते थे, मतलब उनका तो हाँ, स्ट्रोक वो के तो बाद बाद में तो उनको। उनके हालात बहुत खराब हो गए थे, तो जी, मतलब आप देखें लेकिन तो ताकत थी उनके पास। ताकत थी। मतलब लियाकत अली खान साहब के पास ताकत नहीं थी। हाँ, उन्होंने उनके कहा पास नहीं थोड़ी थी। सी बात करने की कोशिश की, तो उन्होंने कहा अच्छा तुम तो उधर चलो ना, तुम तो शाबाश हो। ख्वाजा नाज़िमुद्दीन के पास ताकत नहीं थी ये। अच्छा, फिर अयूब साहब आ गए यहाँ पे। अब देखिए ना, कुछ ना कुछ सवाल आपको रखने पड़ते हैं। क्या वजह है कि अब कितने साल हो गए जी, 1947 से अब तक, अब 80 साल होने वाले हैं 76 के करीब हो गए। 1947, 53, और नहीं है सर, ज्यादा हो गए ना। ज्यादा हो गए, अच्छा। 53, 73, 79 हो गए ना, 80 साल हो 79 जाएंगे चले। अगले साल 80 साल हो जाएंगे, ठीक है। 80 सालों में हमारे यहाँ शायद एक दिन के लिए भी प्रॉपर डेमोक्रेसी जो है वो नहीं रही, नॉट फॉर सिंगल डे। ओवर्टली या ओवर्टली जो है, जो नॉन डेमोक्रेटिक पावर्स हैं वो इस मुल्क को रूल कर रही हैं 80 सालों से। एंड दिस इज इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। रिपब्लिक है ना, रिपब्लिक तो वो होती है जहाँ पे अवाम जमहूर फैसला करें। बुनियादी तौर पे कंट्रोल करते हैं जी। तो अवाम तो इस मुल्क, आप मुझे बताइए, आप पाकिस्तान में आज एक सर्वे कराइए और अवाम से पूछिए कि क्या आप इस मुल्क की तकदीर का फैसला करते हैं, या कभी किया आपने? कोई एक शख्स कहेगा कि हाँ मैं कर सकता कोई भी हूँ, नहीं कहेगा। या मैं चेंज ला सकता हूँ या बदला सकता हूँ? तो इसका मतलब है ये तो फिर एक बेकार की बात है ना, इस्लामिक लॉलीपॉप जी। रिपब्लिक लॉलीपॉप। और क्या वजह है कि भारत में इमरजेंसी के थोड़े से दिनों के अलावा एक दिन के लिए भी डेमोक्रेसी डिरेल नहीं हो पाती? एक दिन भी नहीं हुई जी। एक दिन भी नहीं हो ना भाई, वही खिता है, उसी को आपने कार्व आउट करके ये सब बना दिया, ये सब बना दिया। व्हाट इज दैट वी हैव डन रॉन्ग?
आप कहें अच्छा नहीं लोग बुरे थे, चलो लोग बुरे होंगे, शुरू में बुरे होंगे, बाद में कभी तो ठीक, कोई एक अभी दिन तो के लिए तो अच्छे लोग ठीक हो हैं। जाता है, कोई एक दिन के लिए तो ठीक हो जाते हैं। ऐसा क्या हमने बुरा किया था कि सभी लोग यहाँ पे गड़बड़ थे? तो बुनियादी तौर पर जो 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 पूरी फिलॉसफी है ना, मसला वही है कि जावेद अख्तर साहब, खैर जावेद अख्तर साहब से मुझे बड़े शदीद इख्तलाफात हैं बहुत से मौजूद के ऊपर। उन्होंने अच्छा। कुछ दिन पहले उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का मसला ये है कि पाकिस्तान की जोग्राफिया और तारीख जो है ना वो रिकंसाइल नहीं करती। यार तो बहुत ही काटदार जुमले बोलते हैं वो। ठीक है, तो जोग्राफिया जो है ना वो है आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन का, हाँ। और तारीख आपको चाहिए अरबों की, सही, अरबों की। अरबों की चाहिए या अफगानों की चाहिए या उनकी चाहिए। भाई जो तुम्हारे ऊपर इन्वेडर थे तुम्हारे जोग्राफी के हिसाब से, वो तुम्हारे हीरो कैसे बन हीरो सकते हैं? कैसे बन रहे हैं, बिल्कुल। डज नॉट मेक सेंस ना। हम्म। बिकॉज हमारे यहाँ वो अलग बात है कि हम सारे पाकिस्तान में मुसलमान जो हैं वो सब अरब से आए हैं, और दुनिया के सारे सैयद भी इधर ही आ गए हैं, सारे और जितने ये जितने सारे सैयद, सैयद, ये किसने, मुमताज भुट्टो ने कहा था, किसने कहा था कि जितने सैयद सऊदी अरब में नहीं है उतने पाकिस्तान में हैं। नहीं नहीं, सर सऊदी अरब और उसका तो खैर बहुत दूर की बात है। मैंने एक दफ़ा एक, वो मैंने आज तक वो छपवाया नहीं, बट मैंने एक बार लिखा पूरा और मैंने मैथमेटिकल एनालिसिस किया, तो मैंने अंदाज़ा हुआ कि अगर वाकई ये बात ट्रू हो, अगर आप सादात की उसके पॉपुलेशन डेंसिटी का जायज़ा लें, बिकॉज हमारा तो कहना ये है ना कि सादात एक खानवादे से मुताल्लिक एक है, खानदान वजह से हैं, जी। और एक मर्द उसका जिंदा रहता है होता है करबला के वाक़े के हम्म। बाद, ठीक। तो अगर आप दूसरी दूसरी हाँ, स्ट्रीम को भी डालना चाहना हसनी चाहिए तो शाख दो भी ले दो लें तो कर ले लें, लें, दो हो गए जी। दो कर लें, हुसैन और चार कर लें, हसन चार जी। कर लें। और ये वो वक्त है जब 20 से 25 लाख मुसलमान जो है दुनिया में मौजूद है, 20 लाख तकरीबन मुसलमान उस वक्त मौजूद है। आसपास जी। और उसके बाद से अब तक जो है मुसलमान, उनकी ज़्यादा तादाद वो है जो उनकी औलादे नहीं है, ये हाँ, कन्वर्टेड मुसलमान हैं कन्वर्टेड अक्सर। मुसलमान है। तो आप कन्वर्टेड के अंदर तो जाहिर है उसकी कंट्रीब्यूशन बनती नहीं। तो मैंने हिसाब लगाया, मैं कही मैथमेटिकली अगर करें, कोई भी बड़ा चाहिए चैलेंज है, ग्लोबल चैलेंज है, कोई मैथमेटिक्स का बंदा बैठ के कर ले, तो पाकिस्तान में हद हुई ना तो 700-800 सादात होने चाहिए। ज्यादा से ज्यादा। ये हद है, मतलब मैक्सिमम। तो फिर मैंने हिसाब लगाया, मैंने कहा मेरी फेसबुक फ्रेंड लिस्ट में कोई 800 सादात है, तो मैंने कहा यही वाले असली हैं। बाकी जो पाकिस्तान में सादात है ये तो ये बाकी लोग ठीक नहीं है। तो वो फिर मेरी फेसबुक में जिसने से इतराज किया, मैंने कहा जी मेरी फेसबुक वाले सारे ठीक है, वो सही बाकी सही सच्चे ज्यादा वो है। सब सही है, वो सब सही है ना। बल्कि हम थोड़ी सी उसे एरर मार्जिन देके 1000-1200 भी लेंगे। आप यकीन करें मेरी सिर्फ फ्रेंड लिस्ट के अंदर से इससे ज्यादा सादात होंगे। तो मतलब महलों की तो बात नहीं करते ना, कहीं तो लाहौर के गड़बड़ है जी। 800 सादात तो आप भाटी बाजार में चले जाएं लाहौर के, तो 800 तो आपको वहां एक गली में मिल वही जाएंगे। मिल जाएंगे। तो ये अच्छा, अब इसका मतलब को सादात को डिमीन करना या वो कोई नहीं है, मसला ये कि ये ना ये हमारे मसाइल थे। यहाँ पे लोग जो हैं मेरे जैसे लोग, मेरे जैसे और बहुत से लोग, हम कन्वर्टेड, हम मुझे यकीन है हम सब मुसलमान, कन्वर्टेड, जी जी हमारे माँ बिल्कुल। बाप में हिंदू होंगे, द्राविड़ होंगे, कोई तो मोस्ट छोटी जातों लाइकली के होंगे, नीच जातों में से होंगे जो नीच कन्वर्ट जातों हुए के हैं होंगे, नीच जी। जातों के होंगे, इसमें कोई कन्वर्ट कोई हुए शक होंगे। नहीं। और उसके बाद वो एक जो इनसिक्योरिटीज अपनी उसको किल करने के लिए, वो कोई कुरैशी बन गया, कोई सिद्दीकी बन हाँ गया, कोई सादात बन गया, जी। कोई फलां बन गया। तो सारे सारे जो सारे, और फिर हमने चूंकि उस एसोसिएशन में हमें वो अपने लिए वो जगह स्पेस नहीं मिल रही थी, तो हमने अपने आप को जोड़ लिया कि हम तो अरबों की औलाद हैं, और हम तो अफगानों की औलाद हैं, हम तो तुर्कों की औलाद हैं, हम तो ये हैं और वो हैं। और फिर हमने उन्हें हीरो भी बना लिया, जाहिर है इसी वजह से। तो ये मसाइल है हमारे, बहुत अरसे की हमारी इनसिक्योरिटीज, हमारे इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स के ये मसाइल है, जिसकी वजह से ये मसाइल वो ट्रांसेंड हो गए हैं बाकी मसलों के ऊपर। तो इनसे जब तक हम नहीं निकलेंगे ना, मेरा अपना ख्याल ये है कि जब तक हम अपने आप को इस कल्चर, अपनी प्रॉपर कल्चर या अपनी प्रॉपर तारीख के साथ जोड़ेंगे नहीं ना, तब तक ये हम कंफ्यूज रहेंगे। और ये बिल्कुल। कंफ्यूज रहने का नतीजा ये है कि हम लड़ाई करेंगे इस बात के ऊपर कि तुम्हारा अकीदा कुछ और है और मेरा अकीदा कुछ और है, इसलिए हम लड़ सकते हैं। बेशक हमारे रंग एक जैसे हैं, बेशक हमारी शक्लें एक जैसी हैं, बेशक हम जबान एक जैसी बोलते हैं, बेशक हम कम्युनिकेट बेहतर करते हैं, बेशक हम गाने एक दूसरे के गाते हैं, बेशक हम खाने एक दूसरे के खाते हैं, लेकिन हम लड़ेंगे। हम लड़ेंगे, तुम दुश्मन हो मेरे। तुम दुश्मन हो मेरे। तो बेशक हम एक ही खित्ते के शहरी थे, बेशक हम उन लोगों ही लड़ेंगे जहां मैं 100 साल भी रहूं तो वो मुझे शहरियत नहीं देंगे। बिल्कुल। अरब ममालिक में कुछ भी कर लो, मुझे वो शहरियत नहीं मेरे मिलेगी। वो मेरे मसीहा हैं, वो मेरे अन्नदाता हैं। तो ये बड़े मसाइल। अच्छा, इसी वजह से फिर एसोसिएशन का इशू देखिए, पाकिस्तान का जो 20% शिया है, मुझे बड़ा यकीन है कि कल को पाकिस्तान ईरान की जंग हो गई तो उन्होंने कहना ईरान वाले ठीक हैं, पाकिस्तान वाले गलत हैं। पाकिस्तान वाला हालत है जी। ऐसा ही होगा। ऐसा ही होगा ना। ऐसा ही होगा, तो 100% ऐसा ही होगा। तो भाई फिर नेशन स्टेट किधर गई आपकी? हम्म। मतलब नेशन स्टेट में आप पाकिस्तान से ज्यादा ईरान के और पाकिस्तान से ज्यादा सऊदी अरब के वफादार कैसे हो सकते हैं? कैसे हो सकते हैं, नामुमकिन बात है, लेकिन है, हकीकत है हमारी।
हकीकत है ना। हकीकत है हमारी। तो ये कंफ्यूजन्स जो है ना, ये कंफ्यूजन्स जो है, ये मुझे दूर होती यहाँ आपने जो रियलिटी वाली बात की, उस पर मुझे एक बात याद आई कि एक साहब ने मुझसे रब्ता किया, शिया थे वो कहते थे कि मेरे मज़हब पे बहुत सवालात थे, ये थे वो थे, अमेरिका में इंजीनियर हैं वो। तो उनको कहा जाता था कि तुम तो नजीबुत तरफ़ैन सैयद हो, तुम नाना का दीन कैसे छोड़ोगे। तो उनको इतना गुस्सा आया, उन्होंने अपना डीएनए करा लिया। तो उसके बाद उन्होंने मुझे बहुत लंबी ईमेल भेजी कि भाई मेरा डीएनए तो कहीं इंडिया के किसी इलाके से जाके मिलता है, तो उसमें तो अरब है ही नहीं। तो अब बताइए अब मैं क्या करूं। मैंने कहा सर मैं आपको क्या बताऊं, आप क्या करें। मतलब कहते ये तो झूठ बोला गया हमसे, ये तो हमसे झूठ बोला गया। मैंने कहा बिल्कुल झूठ है। अब आप तो अब मतलब ये कि अब हमारी रियलिटी जो है वो रियलिटी स्क्रूटनाइज होने की मतलब आ गई है। अब आप उसको आप फॉल्सिफाई कर सकते हैं। तो उन साहब का मजहब इसलिए छूट गया कि उन्होंने ये मान लिया कि मुझसे एक झूठ बोला गया था कि मैं सैयद हूँ, सादात से हूँ, वगैरह वगैरह। तो जब ये झूठ है तो फिर बाकी सबको सच क्यों मानो। तो सर वो हो गया। हम ना वी आर लिविंग इन अ बबल एक्चुअली। हजारा यूनिवर्सिटी ने पाकिस्तान में कोई 800 सादात खान, मेरा ख्याल 800 का ही शायद उन्होंने। अभी मैं फ्रॉम द टॉप माय हेड में नंबर ऊपर नीचे हो जाए तो मुझे कोई बाद में आके कमेंट्स में गालियां ना देगा, तो ये पता कुछ नहीं होता तो बोलता क्यों। तो वो 800 सादात का उन्होंने डेटा लिया और उन्होंने उन सब का वो वाई क्रोमोसोम मैचिंग कराई, डीएनए कराया, एंड दे फाउंड आउट नॉट वन ऑफ देम वाज एक्चुअली डज नॉट बिलोंग टू दैट हैप्लो ग्रुप। अच्छा, उसमें भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। देखिए दुनिया में जानने का कोई तरीका नहीं है कि कौन वाकई सैयद है कौन नहीं। कोई टेस्ट भी नहीं बता सकता, नहीं। ज्यादा आपको ये बता सकते हैं कि यार आपका ताल्लुक अरब से नहीं है, ये चले आपका ताल्लुक कुरैश से नहीं। मिसाल के तौर पर इस वक्त होता ये आपको मेरे से बेहतर पता है। आपको मैं क्या बता रहा हूँ, लोगों के लिए बता रहा हूँ, लोगों को बता रहा हूँ। हाँ, कि आप कहते हैं यार उर्दन के जो शाह हुसैन है उनके बारे में हमें यकीन है कि वो सैयद है पक्के, ठीक है, वो नजीब तरफ़ैन फलां उनको खून में मिलावट नहीं। तो जो उनके जो डीएनए कैरेक्टरिस्टिक्स है ना, अगर वो किसी में है तो इसका मतलब है वो सैयद। अब इसके लिए पहला मफरूजा ये लेना पड़ेगा कि शाह हुसैन साहब के वो सैयद है। और तो कोई तरीका नहीं ना, पुराने देखे ना, मतलब साहबा के दौर के तो सैंपल हम निकाल नहीं सकते, डीएनए सैंपल कैसे निकालने के, उसके लिए करना किसका पता ही नहीं। तो वो बस ये हम ले लेते हैं, फिर वो हैप्लो ग्रुप्स बना लेते हैं, फिर उसके अंदर हम डाल लेते हैं, फिर कहीं वाई क्रोमोसोम टेस्टिंग कराते हैं, तो जाके कोई मिल जाता है, कोई नहीं मिलता। मेरे जानने वाले जो 2-4 अच्छे जो एक तो लफ्ज इतना मनहूस बदनाम हो गया लिबरल, लेकिन वो जो थोड़ा निस्बतन आज़ाद ख्याल जो मेरे शिया दोस्तों ने जिन्होंने जी कराई है, उसमें से किसी का कोई जो है वो ये नहीं कह सकता कि वो मैं सैयद सिवाय कि उनका ख्याल है कि मेरा वो उनका भी ज्यादा है कि वो अरब खून उसमें थोड़ा सा है, बट यू नो अरब का मतलब सैयद थोड़ी होता है। अरब का मतलब सैयद नहीं होता। मतलब आप कराएंगे ना, मैं उस दिन देख रहा था, मैंने अभी तक नहीं कराया, बट इंटरेस्टिंग चीज होगी। 30% निकलता है जनाब वो ऑस्ट्रियो हंगरियन निकलता है, 15% मंगोल निकलता है, 2% ये निकलता है। खुदा जाने कौन कहाँ से कितनी रेसेस कहाँ से आया था, किसने किससे शादी की थी, क्या हुआ था, हु नोज। लेकिन बस अपनी अपनी शनाख्तों पे, कपड़े पे लिखा हुआ, एक लट्ठे पे लिखा हुआ शजरा। अब वो था पाकिस्तान में शरकपुर में ना, एक्चुअली अब तो शायद महंगा हो गया होगा, जिस जमाने में मुझे पता लगा था तो वो 50,000 रुपए लिया करते थे आपको ऑथेंटिक शजरा बनाने के। एक बकायदा फैमिली सिर्फ ये काम करती है। अरे मेरे एक दोस्त हैं, अभी भी वो कार्डियोलॉजिस्ट हैं यहाँ पे अमेरिका में। तो उनके पास कहता भाई हमारे पास वो सैयद हैं, उनके वालिद साहब जो थे वो पीर, वालिद तो नहीं, वालिद के वालिद दादा यानी कि वो पीर वगैरह भी थे। अभी भी कराची में उनकी दरगाह है। तो कहने लगे हमारे पास तो लिखा हुआ शजरा मौजूद है कि हम जो है वो सैयद है पूरे। तो अब जो है वो खुदा मालूम क्या है वो, लेकिन उनसे पूछा जाए कि लिखे हुए शजरा कैसे पता लगे ठीक है, वो कहेंगे इसमें लिखा हुआ शजरा में सबसे ऊपर लिखा हुआ है कि बिल्कुल ठीक है, ये सही है, ऑथेंटिक है। ये ऑथेंटिक सही है। चले सबसे बहुत टाइम ले लिया, सबसे पुरानी दुकान है जी। बहुत 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 शुक्रिया। तो ऑडियंस, हमने हाशिर शाह साहब का बहुत सा कीमती वक्त ले लिया। इस गुफ्तगू को आप सोच समझ के सुनिएगा, दिल से नहीं दिमाग से सुनिएगा। और आखिर में ये बता दूं कि जनाब हाशिर शाह साहब का एक चैनल भी है #क्रिटिकल के नाम से। अगर आप सच जानना चाहते हैं, तंज़िया अंदाज में, मज़ाहिया अंदाज में सच सुनना चाहते हैं, तो उनका चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जैसे ही ये चैनल लॉन्च हुआ था, जब इनके शायद 1000 भी नहीं हुए थे, तो मैं इनका जब से सब्सक्राइबर हूँ। आप फेसबुक पे भी बहुत ज़्यादा लिखते हैं, वो भी ज़रूर पढ़िएगा, क्योंकि इनके पढ़ने से शुरू में इन पे गुस्सा आएगा और फिर आप अपने आप को इनके साथ मुत्तफ़िक होने पे मजबूर पाएंगे। तो बहरहाल आप ज़रूर उनका चैनल भी सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पे भी पढ़िए और अब सोचिए कि वो कह क्या रहे हैं, जो कह रहे हैं उसको रिसर्च कीजिए, फिर मानिए। आपसे ज़्यादा चाहूँगा जी। खुदा हाफिज़।